हरे कृष्णा। वर्किंग कैपिटल में मैंने आपको देखिए एक तो कैश बजट बनाने के लिए दिया था जिसमें इलस्ट्रेशन 9 था और 10 था। तो पहले तो बताओ, इलस्ट्रेशन 9 में हम लोग ने शायद अप्रैल का कर लिया था, मई जून का भी हो गया, उसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इलस्ट्रेशन 10 में डाउट है, तो पूरा क्वेश्चन है कि पर्टिकुलर कोई पॉइंट, पर्टिकुलर कौन सा, वेजेस का। ठीक है, और भी वेजेस के अलावा और कोई पॉइंट है? नहीं। चलिए तो देखते हैं, बस वेजेस का बता दें, बाकी सब समझ में आ गया सभी को। ठीक है, पढ़ते हैं जरा। फ्रॉम दी फॉलोइंग फोरकास्ट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, प्रिपेयर करना था कैश बजट और ये सब डेटा था। आपने केवल वेजेस का पूछ रहे हैं, देखते हैं क्या बता रहे। वेजेस का पॉइंट कौन सा है? ये 5th पॉइंट है। हाँ जी, 5th पॉइंट, जरा देखते हैं क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1/8। इसका मतलब जरा समझते हैं। 1/8 का डिले है, दैट मीन्स जितनी भी वेजेस जिस महीने की होंगी उसका 7/8 हम उसी महीने दे देते होंगे, बचा हुआ 1/8 अगले महीने देते होंगे। सर ये 7/8 कैसे आ गया? 7/8 कैसे है भाई? देखिए टोटल हमेशा जीवन में 1 होता है, तो 1/8 का अगर डिले है तो कितना हम देते होंगे भाई? आप एलसीएम ले लेंगे तो 8 माइनस 1 यानी 7/8 हम उसी महीने देते हैं और 1/8 अगले महीने। जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझाते हैं ध्यान से। जैसे वेजेस दी हुई हैं आपको, कहां से शुरू है? यहां से। नवंबर की वेजेस दी हैं 2500। इस 2500 की दो पार्ट होंगे। कौन कौन से सर? एक 2500 का बेटा 7/8 होगा जो हम नवंबर में ही देते हैं। मतलब नवंबर की वेजेस नवंबर में सर कितनी देते हैं? 2500 की 7/8 इंटू 7/8 दैट इज 2187.5। ऐसे ही नवंबर की जो बची हुई वेजेस हैं वो दिसंबर में देते हैं। बची हुई वेजेस सर मतलब नवंबर की 2500 इंटू 1/8, 312.5। सेम तरीके से दिसंबर बनाना किसका है? हमको प्रिपेयर करना है फॉर दी हाफ ईयर एंडेड 30th जून। दैट मींस हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का बनाना है। तो ऐसे ही आपको दिसंबर का भी समझाते हैं। सर दिसंबर का समझाइए। दिसंबर की जो वेजेस हैं इधर करते हैं, 2800 है। अब दिसंबर में क्या होगा? दिसंबर की जो वेजेस हैं 2800, इसकी 7/8 दिसंबर में ही देते हैं। 7/8 मतलब अब आप कर लोगे ना 7/8, 2800 का 7/8 करो, 2450। एंड सर रिमेनिंग आप देते हैं जनवरी में। बिल्कुल, और याद रखना जनवरी का आपको बनाना है। तो एक तो जनवरी में ये पार्ट 1/8, 350। ओके, सेम तरीके से जनवरी की वेजेस की बात करते हैं। जनवरी की वेजेस कितनी दी हुई है आपको? 2000। अब बताओ ये 2000 को हम कैसे करेंगे? बताओ बच्चों। यानी इसमें जनवरी में देते हैं इसका 7/8, 1750, और फरवरी में देंगे बचा हुआ 1/8, कितना? 250। अब सुनो, जैसे आप जनवरी का जब बजट बनाओगे ना, आपको जनवरी से लेके जून का बनाना है। जनवरी का जो बनाना, तो जनवरी में टोटल वेजेस का पेमेंट जो दिखाओगे वो एक 350 दिखाना, ये वाला, और एक 1750। दैट मेक्स अ टोटल ऑफ कितना? 2100 जनवरी में दिखाएंगे। ऐसे ही एक और महीना समझा देते हैं आपको, फरवरी जरा समझ लेते हैं। फरवरी की वेजेस सर कितनी है बेटा? देख के बताते हैं कितनी दी हुई है इन्होंने। फेब की जो वेजेस दी हैं क्वेश्चन में वो कहाँ है? ये, हाँ 2200 ये दी हुई है। तो 2200 का 7/8 तो आप फेब में ही देते हैं, 19, ये समझ गए 7/8 किया है। और बचा हुआ 1/8 आप मार्च में, वो कितना? 275। अब जरा समझो, जैसे आप बजट बनाओगे तो उसमें बताओ फरवरी में कितना पेमेंट दिखाओगे वेजेस का? समझ गए ना सब लोग कैसे कैसे? सर एक ये 250 बेटा और एक ये 1925, यानी 250 प्लस 1925 कितना बता रहे हैं? अब बताओ सारे महीने कराएं कि बाकी हो जाएंगे? तो एक बार चेक कर लेते हैं। जनवरी में 2100, फेब में 2175। और सॉल्यूशन देख लेते हैं। 2100 और 2175 वेजेस ये रही जनवरी में। आप ये देखिए जनवरी में वेजेस आपकी 2100, फेब में 2175। समझ गए? अब जैसे कभी अगर ये तो समझ आ गया। अच्छा, जैसे का अगर लिखा होता
कि लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ 1/2 लिखा होता तो क्या मतलब होता? हाँ, आधा बाद में देते हैं और आधा उसी समय। ये जो लैग होता है ना, ये मतलब होता है इतना बाद में देते हैं, तो बचा हुआ अभी देते हैं। तो अगर आधा बाद में दे रहे हैं तो आधा भी दे रहे हैं। ठीक है ना जी? क्लियर? और बताओ किसी पॉइंट में आपको कुछ कम कंफ्यूजन हुई, मतलब कुछ कंफ्यूजन हुई हो, कम समझ में आया हो? कोई भी पॉइंट मैं समझा दूंगा ना। है कोई पॉइंट किसी का? आ गया सबका? चलिए, वेरी गुड। तो ये तो भाई साहब हो गया कैश बजट। सर ओल्ड सिलेबस वालों में है क्या? बिल्कुल है, ओल्ड सिलेबस में आपका कैश बजट है। ये बजट वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा कैश बजट। ओल्ड सिलेबस में जो अकाउंट्स में बजट वाला चैप्टर है उसमें आपका कैश बजट है। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? मैं आपको बॉमल्स मॉडल का ये फॉर्मूला समझा रहा था, और एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन पूछ लेता है और पूछ लेगा तो आपके लिए इजी है, कुछ है नहीं, फॉर्मूला बेस्ड है। जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन ये कर लिया था और अपने लोगों ने 2 लाख रुपीस अपना निकाला था, इकोनॉमिक लॉट साइज जिसको कह सकते हैं। फिर बाकी सब में टोटल कॉस्ट निकालनी थी, मैंने आपको एक दो समझाई थी। ये बताओ ये निकल आई कि नहीं? इसमें भी कोई डाउट है या करा दें? निकल आई। और सबसे कम आपने कहां पे देखा? सबसे कम, बिल्कुल, यानी जब आपका 10,000, या दैट मीन जब आपका कितना लॉट साइज होगा? 2 लाख। यानी जब आप 2 लाख रुपए अगर अपने पास कैश रखते हैं तो सबसे कम आ रहा है। ठीक है? एग्जाम में ये बनाने को आएगा, बना लेंगे? बना लेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप ये सारी फिगर्स लिखो, थोड़ा थोड़ा समझा के बस यहां तक पहुंच जाना है। ओके, और पढ़ क्या रहे थे? एक बार फिर से हेडिंग देखते हैं। हेडिंग क्या थी? हेडिंग थी कैश मैनेजमेंट के मॉडल्स, जिसमें एक तो आपको बॉमल्स आपको समझाया जा रहा है, दूसरा आपको समझाया जाएगा मिलर साहब को। कहां है ये? मिलर ओर मॉडल। और है क्या ये? थोड़ा एक थ्योरेटिकल मॉडल है। तो हेडिंग पढ़ते हैं पहले तो, ऑप्टिमम कैश बैलेंस अंडर अनसर्टेनिटी और स्टोकास्टिक मॉडल। स्टोकास्टिक मतलब होता है रैंडम वेरिएबल जो चेंज होता रहता है, आप लिखना हो तो लिख सकते हैं। दैट इज द मिलर ओर मॉडल। ये है क्या? मिलर ओर साहब ने क्या कहा है हम वो समझ लेते हैं। मिलर ओर साहब ने कहा कि जैसा कि हम लोगों ने बॉमल्स मॉडल में निकाला कि हमारे पास ऑप्टिमम कैश बैलेंस कितना होना चाहिए, जो क्वेश्चन किया, जैसे 2 लाख निकला उस क्वेश्चन में, तो अब उसका मतलब समझिए कि हमारे पास हर समय 2 लाख रुपए कैश होना चाहिए, जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। क्योंकि कैश एक ऐसी फिगर है कि पैसा बहुत तेजी से आता भी है और पैसा उतनी ही तेजी से जाता भी है। और आप बिजनेस जब करने निकले और आप कह रहे हैं कि साहब एक ऐसा कैश बैलेंस जो आपको हर समय कोशिश करनी है मेंटेन करने की, बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि आप किसी बिजनेस के दायरे को फिक्स्ड अमाउंट पे नहीं बांध सकते, एक रेंज दे सकते हैं कि आपके पास इतना पड़ा हो। जैसे घर से भी आप थोड़े पैसे लेके निकलते हैं बट खर्चा होते हैं थोड़े बचते हैं, तो एक रेंज दे सकते हैं। मिलर साहब ने उस रेंज को समझा। मिलर साहब ने कहा कि साहब आप क्या करिए, आप अपने व्यापार के हिसाब से 3 चीजें डिसाइड कर लीजिए। एक आप डिसाइड कर लीजिए अपने व्यापार के, सबसे व्यापार मतलब जिस तरीके का बिजनेस है, कितनी आपको फिक्स ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है, कितना आपको ब्याज की कॉस्ट है, उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से एस्टिमेट कर लीजिए 3 चीजें। एक उन्होंने कहा, एक एस्टिमेट कर लीजिए अपर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब आप ये सोच लीजिए कि इससे ज्यादा हम कभी भी कैश नहीं रखेंगे। एक आप सर सिलेक्ट कर लीजिए लोअर लिमिट, कि इससे कम कभी नहीं रखेंगे। और सर एक सिलेक्ट कर लीजिए रिटर्न पॉइंट। रिटर्न पॉइंट का मतलब अभी समझा रहे, तो अपर लिमिट, लोअर लिमिट। अब जरा समझते हैं। और लोअर लिमिट के नीचे होगा 0। जाहिर सी बात है, जब भी लोअर लिमिट सेट करनी चाहिए तो 0 पे सेट करनी चाहिए कि 0 से थोड़ी ऊपर? 0 से थोड़ी ऊपर, बिल्कुल 0 नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं आप सर समझिए, सर आपने लेट से लोअर लिमिट का सोचा कि हमारा जो लोअर लिमिट में कैश होना चाहिए, लेट से वो 1 लाख सोचा, फॉर एग्जांपल 1 लाख। और अपर लिमिट में आपने सोचा 5 लाख रुपीस का कैश। अब कह रहे हैं साहब जरा समझिए, जब भी आपका कैश इस 1 लाख से 5 लाख के बीच में चल रहा होगा, 1 लाख से 5 लाख, कभी 2 लाख है, कभी 3 लाख है, कभी 4 लाख है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही कभी अगर अपर लिमिट टच कर जाए, जैसे ही 5 लाख हो जाए, वैसे ही क्या करिए सर, आप जो ये डिफरेंस है, जितना आपने रिटर्न पॉइंट सोचा है, लेट से आपने रिटर्न पॉइंट सोचा है 3 लाख का, फॉर एग्जांपल अपने मन सोचा है, जैसे ही आपका 5 लाख पहुंच जाए, वैसे ही आप क्या करिए,
5 लाख माइनस 3 लाख करना, 2 लाख रुपीस को इन्वेस्ट कर दीजिए, मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीद लीजिए। जैसे ही 2 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर देंगे तो आप अपने रिटर्न पॉइंट पे आ जाएंगे। रिटर्न मतलब वापसी, आओ अब लौट चले वैसा, ठीक है ना। तो आप अपने 3 लाख पे वापस आ जाएंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज परचेज कर लीजिए, फिर आप अपना काम करते रहिए। और कभी अगर लोअर पॉइंट पे पहुंच जाए, 1 लाख पे पहुंच जाए, तो क्या करिए, तो वहां से 2 लाख निकाल लाइए। मतलब फिर रिटर्न पॉइंट पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल करनी पड़ेगी आपको अपनी सिक्योरिटीज, तो फिर आप रिटर्न पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। और जब भी आप 5 लाख से 1 लाख के बीच में रहेंगे, 1 लाख टच नहीं हुआ ना ही 5 लाख टच हुआ, तो उस समय आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो करने की कब जरूरत है, जब या तो लोअर लिमिट टच होगी, तो आप क्या करेंगे, अपनी सिक्योरिटीज को बेच करके फिर से रिटर्न पॉइंट पे आ जाएंगे, एक बीच में कहीं पे आ जाएंगे। और कभी अगर हायर लिमिट टच होगी तो उतना पैसा आप इन्वेस्ट करके फिर से रिटर्न पॉइंट पे आ जाएंगे। और जब तक लोअर लिमिट और अपर लिमिट टच नहीं होती, उस बीच में आपका कैश है, तो आपको ना निकालने की जरूरत है ना उसको रखने की जरूरत है। और ये 1 लाख 5 लाख 3 लाख सब एज्यूम किया है मैंने, तो ये तो डिपेंड करता है आपका कैसा व्यापार है, कितने आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, किस स्केल पे आप ऑपरेट करते हैं, ठीक है। अब जरा पढ़ के देखते हैं क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहले अगर ये चार्ट देख पाए, इन्होंने बहुत सुंदर बनाया है। ओल्ड सिलेबस में भी ये टॉपिक है, लेकिन शायद चार्ट नहीं था ओल्ड सिलेबस में इतना अच्छा। न्यू सिलेबस में बढ़िया चार्ट बनाया इन्होंने। ये देखिए, ये एक पॉइंट है 0, तो 0 तो कोशिश होती है कि कभी आप ना सिलेक्ट करें। क्यों? क्योंकि अगर कभी लोअर लिमिट पे आप नहीं भी निकाल पाए तो आपके पास व्यापार बंद नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उससे ऊपर कहीं पे आपने एक लोअर लिमिट सिलेक्ट कर ली, जिसको एल बोल रहे हैं। ये लोअर कंट्रोल लिमिट है, ये वाली दिख रही है। और ये एच है, ये कौन सी है बेटा, अपर कंट्रोल लिमिट है, यानी इससे ज्यादा अपने को नहीं रखना है। और सर ये जेड है रिटर्न पॉइंट बेटा, ये रिटर्न पॉइंट है कि कभी भी अगर अपर लिमिट टच करेगी तो हम सिक्योरिटीज परचेज करेंगे, यानी पैसा और फर्दर कहीं पे इन्वेस्ट कराएंगे। और अगर लोअर लिमिट टच करेगी तो हम सिक्योरिटी सेल करके अपना पैसा रियलाइज करके रिटर्न पॉइंट पे आ जाएंगे। अब जरा देखते हैं ग्राफ बना कैसे। देखिए, इन्होंने एज्यूम किया कि लेट्स से हमने यहां से शुरू किया है, यहां से मान लो इतना कैश था किसी के पास, दिख रहा है कितना, जेड। अब कह रहा है जब तक ये ऐसे ऐसे झूल रहा है, कभी कम हो जा रहा है, कभी ज्यादा, फिर यहां जा रहा है, अभी तो कुछ करने की जरूरत है। आपको करने की जरूरत तभी पड़ेगी जब टच करेगा या तो एच या एल, एच या एल में कुछ टच करेगा तो ही आपको कुछ करने की जरूरत है। जब तक ऐसे कुछ घूम रहा है, कुछ नहीं किया गया, फिर ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, और एक समय आया जब एच टच कर गया। जैसे ही एच टच किया तो आपने क्या किया, इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया, यानी परचेज करी, कितना रुपए, एच माइनस जेड, समझ गए ना, एच माइनस जेड। क्योंकि मान लो एच 5 लाख था, जेड 3 लाख था, तो 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया। जैसे इन्वेस्ट किया तुरंत आपका देखिए कैश यहां से यहां आ गया है। कहां पे आ गया है, जेड पे आ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर सर उसके बाद जेड से क्या हुआ, फिर काम करना शुरू हुआ, तो लेट से कभी कम हुआ, फिर ज्यादा हुआ, फिर कम हुआ। अगर कभी भी एच या एल में कुछ टच करेगा तो काम करेंगे। फिर एक समय आया एल टच कर गया, जैसे ही एल टच कर गया आप क्या करना है, सेल कर दीजिए सिक्योरिटीज। कितनी भेज दें सर, इतनी भेज दीजिए कि आप वापस एच तक का पैसा आ जाए। तो तुरंत आप देखिए, तो तुरंत हम लोग ऊपर पहुंच गए, सिक्योरिटीज बेची, पैसा मिला, और ये आप देखिए ये एच पे आ गए। फिर अपना काम होता रहा। फिर उसके बाद पैसा जब भी आ रहा है जा रहा है, जो भी चल रहा है वो चलता रहा चलता रहा। जब तक एच और एल नहीं टच होगा हम कुछ नहीं करेंगे। अगर एच से दोबारा एल टच हो गया फिर से, तो फिर से सिक्योरिटीज बेच दीजिए, या एच टच हो गया तो आप अपनी सिक्योरिटीज इन्वेस्ट कर दीजिए। क्लियर? तो ये ज्यादा प्रैक्टिकल है। एक काम किया जा सकता है प्रैक्टिकल जीवन में, कि आप जो विलियम साहब का फॉर्मूला है उससे एक इंसान थोड़ा सा आइडिया ले सकता है कि 2 लाख का कैश, और उसके बाद अपनी रेंज उसके अकॉर्डिंग बना सकता है। मतलब प्रैक्टिकल जीवन में आप दोनों को फॉलो करके दिमाग लगा सकते हैं, अगर कोई इतना दिमाग लगे। वैसे तो व्यापारी जो व्यापार करता रहता है, एक्सपीरियंस से उसको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है व्यापार करते करते, कि हमें कितने फंड्स की नीड है। जो किताब नहीं सिखाती वो जिंदगी सिखा देती है ना जी। तो ये बड़ा वो है। अब पढ़ के देखते हैं जरा ऊपर क्या बता रहे हैं, ताकि अगर कभी आपसे कोई पूछ ले या न्यू सिलेबस में लिखने को आ जाए। तो क्या लिखा है, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन ऑप्टिमल लेवल ऑफ कैश बैलेंस when the demand for cash is stochastic, stochastic means uncertain demand है, and not known in advance। जाहिर सी बात है कैश की डिमांड पहले से नहीं पता होती।
इन सच अ सिचुएशन, जो ऊपर पढ़ा आपने बोमल्स का ईओक्यू बोल रहे हैं, वो ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, या आप इसको इकोनॉमिक लॉट साइज भी बोल सकते हैं, जो ऊपर मॉडल आपने पढ़ा वो एप्लीकेबल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि वो तो तभी एप्लीकेबल था जब कैश की पोजीशन सर्टेन थी। ऊपर लिखा भी था हेडिंग कि सर्टेनिटी के साथ आपको कैश पता हो तो ही ये आप लग रहा था, यहाँ पे शुरू हुआ था अंडर सर्टेनिटी, गोला भी किया हुआ है मैंने। ओके, तो कह रहे अगर अनसर्टेनिटी है तो बोमल्स मॉडल नहीं लग पाएगा। व्हेन चेंजेस इन कैश बैलेंस अकर randomly, the application of control theory, यानी जो आप पढ़ रहे हैं ये वाली, यूजर्स आर यूजफुल पर्पस, जिसमें मिलर ओर साहब ने क्या कहा, मिलर ओर मॉडल is one of such control limit models. It deals with cash management problem under the assumption of stochastic cash flow. Stochastic मतलब कभी कम हो जाता कभी ज्यादा, random. Thus, this model is useful for firms, underline करिए यहां से, this model is useful for firms, किसके लिए अच्छा है? हाँ, विथ अनसर्टेन कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लो। मैं जो समझता हूं ज्यादातर व्यापार 90% व्यापार में अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है। इन दिस मॉडल दो कंट्रोल लिमिट हम सेट करते हैं कैश बैलेंस के लिए। कौन कौन सी? एक लिमिट बिल्कुल अपर कंट्रोल लिमिट, अपर लिमिट जिसको एच बोल रहे हैं, एक जेड होता है बीच का पॉइंट, रिटर्न पॉइंट, जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली एच और एल के बीच का हो, कहीं पे भी जब भी आपको अपने व्यापार के सब समझ आए, एंड एल होता है लोअर लिमिट। जब आपका कैश बैलेंस रीच करता है अपर लिमिट को तो आप क्या करते हैं? कैश इक्विवेलेंट टू एच माइनस जेड को ट्रांसफर कर देते हैं, किसमें? मार्केटेबल सिक्योरिटी, मतलब परचेज करते हैं कि सेल करते हैं? परचेज करते हैं। एंड व्हेन इट टचेस द लोअर लिमिट, आ ट्रांसफर फ्रॉम मार्केटेबल सिक्योरिटी टू कैश इज मेड, यानी उसको सेल करके अपना पैसा ले आते। ड्यूरिंग द पीरियड, जिस समय उन दोनों के बीच में होता है, कैश बैलेंस स्टेज बिटवीन दीज हाई एंड लो लिमिट, आप तब क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। क्लियर? तो अगर आपसे मिलर ओर मॉडल के बारे में लिखने को आए तो इसमें इस पैरा में जितना आपको याद रहे उतना लिख दीजिएगा, और बस अगर डायग्राम बना पाए तो बना लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद इन्होंने एक फॉर्मूला दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला ओल्ड सिलेबस में नहीं है, न्यू सिलेबस में है, पर बड़ा ही भयानक फॉर्मूला है। दिख रहा है आपको? इस फॉर्मूले से कह रहे हैं कि मिलर ओर साहब ये में जो हम लोग निकालते हैं ना जेड, वो निकल सकता है। तो अगर आपका मन करे, अगर आपका मन करे तो ये फॉर्मूला पढ़ के ये क्वेश्चन कर लेना, मतलब ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ठीक है ना? अगर मन करे, न्यू सिलेबस वाले, ओल्ड सिलेबस में कतई नहीं करना, और न्यू सिलेबस में अगर मन करे तो करना है। थोड़ा सा टफ है इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं करा भी दूंगा तो भी कुछ होगा नहीं, आज की पूरी क्लास भी लग जाएगी तो भी आप एग्जाम में नहीं करेंगे, इतना मैं गारंटी है। आते हैं आगे। अब देखिए मैनेजिंग कैश फ्लोज, ये तो बड़ा आराम से आप पढ़ लेंगे कि कैश कैसे मैनेज किया जाए, कस्टमर से जल्दी पेमेंट लें, ऐसा करें वैसा करें, ये आप रीड करेंगे। कैश बजट हम लोगों ने पढ़ लिया, मेरे हिसाब से कैश मैनेजमेंट हो गया, शायद अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ना होगा। कैश मैनेजमेंट हम लोग ने बजट के क्वेश्चंस कर लिए हैं, बिल्कुल। अब आते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देखिए वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर आप अलग अलग चीजों को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो आपका व्यापार अच्छे से चलता रहेगा। तो कैश मैनेजमेंट हम लोग ने पढ़ लिया। अगली चीज है इन्वेंट्री, स्टॉक का मैनेजमेंट, फिर डेटर का मैनेजमेंट पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज है इन्वेंट्री। स्टॉक, स्टॉक अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। ये मैं जो आपको बोल रहा हूं, ये मैंने बहुत जगह पे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के ऑडिट करे, वहां पे एक जो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों को नजर आती थी वो स्टॉक का मैनेजमेंट। रीजन मीन जब व्यापार शुरू होता है तब तो चीजें कंट्रोल में होती हैं, बट एक समय बाद स्टॉक इतना बढ़ जाता है कि अगर सही सिस्टम्स ना फॉलो हो तो ओनर को पता भी नहीं लगता कितना स्टॉक है, और अगर आपके पता में नहीं होगा तो हो सकता है कि जो वर्कर्स हैं वो पार कर दें कुछ स्टॉक। अब समझ रहे हैं, बहुत सी जगह पे बहुत सारी चीजें होती हैं, छोटे आइटम्स होते हैं लेकिन महंगे आइटम्स होते हैं, तो इसलिए स्टॉक मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। या फिर वो नहीं भी पार कर रहे, ईमानदार हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि वो आइटम रखा है नहीं रखा, आप ऑर्डर पे ऑर्डर प्लेस करे जा रहे हैं, प्लेस करे जा रहे हैं, मंगाते चले जा रहे हैं, तो आपका नुकसान है, आपका जो माल पड़ा हुआ सड़ रहा है और इधर आप डबलिंग करे जा रहे हैं। तो इसलिए स्टॉक मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हालांकि आज की तारीख में तो अब बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए। आज से अगर हम 15-20 साल पहले जाएं तो इतने अच्छे सॉफ्टवेयर नहीं थे, अब ईआरपी सिस्टम आ गए। आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, पता नहीं आपने किया कि नहीं, कभी आप किसी अच्छी सी शॉप में जाते हैं, बड़ी शॉप में जाते हैं, कोई आइटम मांगते हैं अगर उनसे, तो वो पहले अपने सिस्टम पे चेक कर लेते हैं कि वो है कि नहीं, तो वो ईआरपी सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। या फिर लेट्स से मेडिकल स्टोर वाले, मेडिसिन वाले, तो वो ईआरपी सिस्टम जो नॉर्मली बड़े मेडिकल स्टोर्स की बात कर रहे हैं, तो वो बिलिंग उससे काट रहे हैं, तो उसी में क्या होता रहता है, ऑटोमेटिक उनका स्टॉक कम होता रहता है।
और वो हाईलाइट करके दिखाता रहता है कि कौन सा स्टॉक खत्म हो रहा है या कौन सा कम हो रहा है, और हम उसका ऑर्डर प्लेस कर दें। इसी वजह से मान लीजिए आपका मेडिकल स्टोर है किसी का, अब कोई दवाई जब बिल्कुल खत्म हो जाएगी तब उसको खरीद करके रखेंगे शॉप पे कि पहले ही खरीद के रखेंगे? पहले। तो यानी कब हम खरीदें, किस समय, मतलब हम अगला ऑर्डर प्लेस कर दें, मतलब कितनी दवाई रखी हो तो हम अगला ऑर्डर प्लेस कर दें। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आता है कितना प्लेस कर दें, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इस दवाई के हमारे पास 10 पत्ते पड़े हुए हैं तो अगला ऑर्डर प्लेस कर दें। ठीक, एक क्वेश्चन तो ये। दूसरा, अगला कितना ऑर्डर प्लेस करें, 100 पत्ते एक बार मंगवा लें, 50 पत्ते एक बार मंगवा लें। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका ये आंसर करता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो है साहब लेवल्स को सेट करना। मैं आपको लेके चलता हूं यहां पे, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। ओल्ड सिलेबस में ये स्टॉक लेवल्स के फॉर्मूले नहीं दिए हैं लेकिन क्वेश्चन दिए हैं और एग्जाम में भी आया है। तो ये जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे अपनी बुक में या कॉपी में कहीं पे भी बस ये फॉर्मुलेज नोट कर लेंगे जो जो मैं पढ़ाता जाऊंगा, क्यों? क्योंकि उनके करिकुलम में और एग्जाम में आया और क्वेश्चन भी दिया हुआ है एक आधा। चलिए, तो सर क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? देखो, हम लोग स्टॉक के कुछ लेवल्स पढ़ने जा रहे हैं। एक पढ़ेंगे मिनिमम लेवल, अभी इसका मतलब मैं आपको समझा दूंगा। एक पढ़ाऊंगा मैं आपको रीऑर्डर लेवल, एक पढ़ाऊंगा मैक्सिमम लेवल, और ऐसे ही हम लोग एक पढ़ेंगे डेंजर लेवल। उसी का एवरेज स्टॉक लेवल है, फिर सेफ्टी स्टॉक वगैरह बाद में, पहले बात करेंगे इतने सारे लेवल ये हैं क्या। जरा समझते हैं। मान लीजिए आपके पास मोबाइल फोन है, और अब सबके पास, हम सबके पास ज्यादातर स्मार्टफोन्स हैं। आपने पहले वाले फोन कभी देखे जो पहले होते थे कीपैड वाले? हो सकता है घर पे कोई मम्मी पापा या कोई और बुजुर्ग यूज करते हैं, उनको थोड़ा उसमें आसानी रहती है कि देखे होंगे सभी ने। उसमें जैसे बैटरी चार्ज होती थी, तो अभी तो अपने में तो परसेंटेज वाइज लिखाता है, तो उसमें तो ऐसे नहीं होता था, उसमें डंडे होते थे। उससे इस लेवल को समझना बड़ा आसान है। मैंने आपको क्या कहते हैं समझने के लिए सोचा कि यार वो फोन से बड़ा से समझ सकते हैं। देखिए, उसमें क्या होता था, जैसे मान लीजिए फोन को अपन चार्ज करते थे, तो लेट्स से उसमें 5 डंडे टोटल होते थे और पूरे 5 आ जाते थे, वो ब्लिंक करने लगता था, इसका मतलब चार्जिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। मतलब ये उस फोन का मैक्सिमम लेवल है, उससे ज्यादा चार्ज नहीं हो सकता। उसे ज्यादा जबरदस्ती चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो बैटरी फट जाएगी, जाहिर सी बात है, वो उसका मैक्सिमम लेवल है। एक होता है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का मतलब ये है कि जैसे अगर आप वो फोन यूज करते हैं, मान लीजिए 2 डंडी बची हैं, तो आप क्या करते हैं, तुरंत पतली पिन वाला चार्जर ढूंढना शुरू कर देते हैं कि वो उसमें लग जाए और चार्ज हो जाए। भाई फोन चल रहा है तो सांसें चल रही हैं आज की तारीख में, तो इंसान क्या कहते हैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि फोन स्विच ऑफ हो जाए। आज की तारीख में इंसान खुद बंद हो जाए वो बात अलग है, इंसान चला जाता है फोन चलता रहता है उसका। हाँ। तो 2 डंडी बची हैं, तो वो है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का मतलब है कि अब वो समय आ गया है जब आप चार्जर को ढूंढ के उसको ही चार्जिंग लगा दीजिए, चार्जिंग प्लेस कर दीजिए, फिर चार्ज होगा वो। अच्छा, जब आपको लगा कि साहब चार्जिंग लगा दीजिए, चार्जिंग चालू कर दीजिए, वो उसी समय आपने यानी अगला ऑर्डर प्लेस किया, वो है रीऑर्डर लेवल। अच्छा, कभी 2 से कम भी हो गया, मान लो 2 पे आपने चार्जिंग ढूंढते हैं, लेकिन अगर 2 से कम भी आप अफोर्ड करें, चार्जर नहीं मिल रहा है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 1 अफोर्ड करते हैं कि 1 से कम ना हो जाए उसकी डंडी। तो जितना और नीचे जा रहे हैं वो है मिनिमम लेवल, वो है कि इससे नीचे तो हाथ पैर फूलने लगते हैं, भैया एक डंडा बचा है। तो हम कोशिश क्या रहती है कि पहले तो 5 डंडी हमने चार्ज कर लिया, हम फोन को यूज कर रहे हैं, जैसे ही 2 डंडी हुई हमने अगला ऑर्डर प्लेस कर दिया, री ऑर्डर लेवल। अगला ऑर्डर प्लेस करने का मतलब हमने चार्जिंग लगा दी, ठीक है ना। और उसके बाद अगर नहीं लगा पाए तो 1 डंडी हमारा मिनिमम क्राइटेरिया, इससे नीचे तो हमें नहीं पहुंचना। इससे नीचे तो तभी पहुंचेंगे जब कानपुर शहर में अगर लाइट ना आ रही और आपके पास पावर बैकअप की फैसिलिटी नहीं है, तो उससे नीचे तभी पहुंचेंगे। उससे नीचे अगर पहुंचते हैं, कभी आपने देखा है 1 से भी नीचे पहुंचते हैं तो वो रेड से शायद ब्लिंक करने लगता है, वो होता है उसका डेंजर लेवल। और उस डेंजर लेवल पे क्या होता है कि फिर आपको कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था और चार्जिंग की व्यवस्था करनी है, और चार्जिंग करनी है। अगर आपको मान लो पूरा कारोबार उस फोन से चल रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं से उसकी चार्जिंग करनी है। सेम है व्यापार। व्यापार में लेट्स से कोई भी प्रोडक्ट की बात कर लीजिए, रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट, जो भी, मान लीजिए आप ये पेन बनाते हैं, पेन बनाने के लिए आपका रॉ मटेरियल लेट्स से इंक लगता है। अब इंक में आपने क्या किया, आपने अपने एक मैक्सिमम लेवल सिलेक्ट कर लिया कि साहब 1000 लीटर से ज्यादा की इंक हम कभी नहीं रखेंगे, 1000 लीटर से ज्यादा की इंक हम कभी नहीं रखेंगे। और एक मिनिमम लेवल सिलेक्ट कर लिया कि 100 लीटर से
नीचे हमारे पास नहीं होनी चाहिए। और एक रीऑर्डर लेवल सेलेक्ट कर लिया। रीऑर्डर लेवल मींस कि जिस लेवल पे हम अगला ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। भाई जाहिर सी बात है, अगला ऑर्डर हम जो प्लेस करेंगे तो आने में थोड़ा समय लगेगा, है ना। तो हम अगला ऑर्डर प्लेस करेंगे तब नहीं प्लेस करेंगे जब बिल्कुल इंक खत्म हो जाएगी, हम थोड़ा पहले ही प्लेस कर देंगे। तो लेट्स से हमने सोचा कि 200 लीटर जब इंक बची होगी तब हम अगला ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ताकि जब तक हमारा अगला ऑर्डर आएगा और ये जो इंक है ये यूज हो गए, मान लो 100 लीटर तक पहुंची मिनिमम लेवल, अगला ऑर्डर आ गया, उसी में इंक और भर दी गई और वो इंक फिर से मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गई 1000 लीटर। तो एक है मैक्सिमम लेवल, एक है मिनिमम लेवल, और एक कहीं बीच में, एग्जैक्टली जरूरी नहीं कि बीच में, कौन सा लेवल होगा? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल यानी मिनिमम लेवल से ज्यादा होगा और मैक्सिमम लेवल से कम होगा। और एक है डेंजर लेवल। डेंजर लेवल कौन सा होगा? मिनिमम से भी नीचे। तो किसी भी एंटरप्राइज की कोशिश होनी चाहिए कि कभी भी मिनिमम से नीचे ना पहुंच जाए, तो डेंजर की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। और अगर आ गई डेंजर लेवल तो फिर आपको अपना वो रॉ मटेरियल कहीं से भी खरीदना है, क्योंकि फैक्ट्री बंद होने की बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। आपके वर्कर्स अगर खाली बैठ गए तो बहुत बड़ी कॉस्टिंग है उसमें। क्यों? वर्कर्स तो खाली बैठे हैं। सोचो आपके 100 लोगों की टीम है, 100 लोगों को आपने एम्प्लॉय रख रखा है, वो तो बैठ के बीड़ी पी रहे हैं, उनका तो पैसा आपको देना है। फैक्ट्री का रेंट तो जा ही रहा है, एक दिन का नुकसान अलग हो रहा है प्रोडक्शन का। कभी भी कोई भी ओनर, बिजनेसमैन जिसकी अच्छे खासी यूनिट चल रही है, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शट डाउन हो जाए। वो बहुत बड़ा लॉस होता है साहब, उसको चलाना दोबारा, मतलब उसको फिर रन करने में इतनी भयानक कॉस्ट होती है। तो इसलिए आप कभी भी रॉ मटेरियल का मिनिमम लेवल से नीचे नहीं है, और मिनिमम पहुंच भी गया उससे नीचे अगर कोई दिक्कत है तो फिर आपको कहीं से भी खरीदना है। हो सकता है आपका रेगुलर सप्लायर ना दे पा रहा हो तो आपको किसी और से खरीदना पड़े महंगे दाम में, तो वो होता है आपका डेंजर लेवल। ठीक है, अब इन सारे लेवल्स को निकालने के फॉर्मुलेज होते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मुलेज पढ़ते हैं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, और बढ़िया क्वेश्चन होता है। इससे ना एग्जाम में आप मान के चलिए न्यू हो या ओल्ड, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। मतलब अगर मैं पेपर बनाऊं तो मैं इससे क्वेश्चन जरूर दूंगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं क्या है मिनिमम लेवल और कैसे निकलता है सर मिनिमम लेवल। अच्छा एक बात है ना, मिनिमम लेवल रीऑर्डर लेवल से ज्यादा होता होगा कि कम होता होगा? रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल क्या होता होगा? रीऑर्डर यानी जरा समझते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे निकलता है सर? रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। एक बार जरा फॉर्मूलेस पढ़ते हैं, फिर एक आधे समझ पाएंगे तो समझ भी लेंगे। और क्या लिखा है सर? रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला लिखा है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अच्छा, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या लिखा है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ऐसे ही डेंजर लेवल की बात बाद में करेंगे। थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप समझ पाए तो समझिएगा, नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, इसको लर्न ही करना है तो लर्न कर लेंगे। बट एक सेकंड कोशिश कर लेते हैं। देखिए, मेरे को अपने यहाँ पे लेवल सेट करने थे कि मैं कितना अपने यहाँ मैक्सिमम लेवल रखूं, कितना मिनिमम लेवल रखूं, कितना रीऑर्डर लेवल रखूं। तो लेट्स से मैंने सोचा कि मैं पहले ना रीऑर्डर लेवल अपने यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं। तो मैंने क्या किया, रीऑर्डर लेवल अपने यहाँ पे सोचने के लिए, मैं ओनर था, मैंने ना अपने यहाँ के प्रोडक्शन वाले बंदे को बुलाया, जो प्रोडक्शन मैनेजर था ना उसको बुलाया। उसका नाम था लेट्स से रमेश। हमने कहा रमेश इधर आओ। रमेश आया, हमने कहा रमेश ये बताओ, हम लोग जो इंक यूज करते हैं ये तुम ऑन एन एवरेज कितनी इंक यूज करते हो रोज? तो उसने कहा सर ऑन एन एवरेज लेट्स से सर हम ना 10 लीटर इंक यूज करते हैं रोज। हमने कहा ठीक है। हमने कहा इससे ज्यादा तो नहीं यूज करते हो? ऑन एन एवरेज जो तुम डेली इंक यूज करते हो पेन बनाने के लिए, 10 लीटर से ज्यादा तो यूज नहीं करते? कह रहे नहीं सर ऐसी कोई कसम नहीं, अगर मान लीजिए ज्यादा ऑर्डर्स लगे हो तो फिर हमें ज्यादा यूज करनी पड़ती है रोज के रोज। वैसे तो ऑन एन एवरेज 10 रहती है, लेकिन कभी अगर सीजन है या ज्यादा ऑर्डर लगे तो हमने कहा ज्यादा यूज करनी पड़ती है। हमने कहा अच्छा ज्यादा कितनी? कह रहा ज्यादा से ज्यादा मानिए अगर कभी करनी भी पड़ती है तो 15 लीटर से ज्यादा नहीं यूज करते हम। हमने कहा अच्छा ऐसे कैसे कह सकते हो कि 15 लीटर से ज्यादा यूज नहीं करते? 15 से ज्यादा मान लो और डिमांड लगी। कह रहा नहीं नहीं, आपकी मशीन देखी है आपने, इससे ज्यादा उसमें लगता ही नहीं माल, उससे ज्यादा प्रोडक्शन ही नहीं हो सकता, तो 15 लीटर से ज्यादा यूज नहीं करते। फिर वो जाने लगा। हमने अरे इधर आओ इधर आओ। कह रहा क्या है? हमने अरे सही से बात करो, मालिक है। हमने कहा ये बताओ, जैसे तुम कह रहे हो 15 मैक्सिमम यूज करते हो, 10 ऑन एन एवरेज, हमने कहा 10 से नीचे तो नहीं यूज करते? फिर ऐसा थोड़ी ना, मान लो डिमांड ही नहीं है पेन की, बच्चों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, स्कूल जाते नहीं बच्चे, कोरोना काल है, तो क्या करें, पेन बना बना के छाती भी रखेंगे? हमने कहा अच्छा कितनी यूज करते हो? अगर कम, कह रहा कम भी यूज करते तो 5 लीटर तो यूज कर ही लेते, नहीं तो भी दिन भर में करेंगे क्या, तो यानी कम से कम 5 लीटर। यानी उसने हमें 3
यूसेज बता दिए, 3 कंजम्पशन बता दिए पर डे। एक उसने हमको बता दिया मिनिमम कंजम्पशन, इसको कंजम्पशन भी बोल सकते हैं, यूसेज भी बोल सकते हैं। एक उसने हमको बता दिया एवरेज कंजम्पशन पर डे, और एक उसने बता दिया मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे। हमने कहा अच्छा अब तुम जाओ। अब हमने क्या किया, हमने अपने इंक के सप्लायर को फोन किया जिससे हम इंक खरीदते हैं। हमने उससे कहा, उसका नाम था सोहन, नाम याद रखना, अगर मैं भूल जाऊं तो आप याद रखना, ठीक है। हाँ, हमने उससे कहा सोहन ये बताओ, हम तुमसे इंक खरीदते हैं। कह रहा हाँ। हमने कहा अच्छा ये बताओ, तुम ये इंक जो है हमको कितने दिन में दे दोगे? कह रहा दे तो देते हैं, ऑन एन एवरेज 5 दिन में दे तो देते हैं हम आपको, आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम 5 दिन में पहुंचा देते हैं। हमने कहा अच्छा 5 दिन में तुम हमको इंक दे देते हो। हमने कहा 5 से ज्यादा तो कभी नहीं लगेगा। कह रहा ऐसी कोई कसम नहीं खाई है, मान लो हमारी एनिवर्सरी है, बच्चे का बर्थडे है ना, बीवी रूठी बैठी है ना, बाढ़ आ गई, कुछ भी हो गया तो ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन ये है भैया आपको हम गारंटी दे रहे हैं 7 दिन से ज्यादा हम कभी नहीं लेंगे। कुछ हो जाए, दुनिया खत्म हो जाए, हमें इंक अपने कंधे पे लाद के लानी पड़े, 7 दिन के अंदर तो हम आपके यहाँ इंक पहुंचा ही देंगे। यानी मैक्सिमम उसने टाइम जो है 7 दिन। कह रहा वैसे तो हम 5 दिन में पहुंचा देंगे, लेकिन हम ये बहुत ही हायर साइड की, अगर कभी कोई ऐसी बात आ गई, कभी कोई दिक्कत आ गई। हमने कहा अच्छा सोहन ये बताओ, कभी अगर हमें जल्दी इंक चाहिए हो तो, कभी मान लो एकदम से ऑर्डर आ गया, हमारे पास इंक नहीं है, तो भी 5 ही दिन लगाओगे, तुरंत नहीं दे पाओगे? कह रहा तुरंत क्या, अगर हम बहुत कोशिश करेंगे भी तो लेट से हम 3 दिन से ज्यादा तो जल्दी नहीं कर पाएंगे सर। हमें 3 दिन बहुत, हम अपने प्रोसेस को बहुत तेज भी कर देंगे तो 3 दिन तो लग ही जाएंगे हमें आपके यहां तक इंक पहुंचाने में। तो उसने हमको बेसिकली क्या क्या बता दिया, उसने हमको टाइम बता दिया, टाइम। अब इसको इसको ना हम लोग, कुछ लोग लीड टाइम भी बोलते हैं, लीड टाइम मींस आने का टाइम, ठीक है ना। कुछ लोग इसको पीरियड भी बोलते हैं, तो टाइम बोल लीजिए, पीरियड बोल लीजिए, लीड पीरियड कुछ बोल लीजिए, लीड टाइम बोल लीजिए, कुछ भी। तो उसने एक हमको ऐसे लिख देना आपकी भाषा में, एक हमको उसने मैक्सिमम टाइम बता दिया, एक उसने हमको मिनिमम एवरेज टाइम बता दिया, और एक उसने हमको मिनिमम टाइम बता दिया। हमने कहा ठीक है, और फोन हमने रख दिया, सोहन का भी काम खत्म, रमेश का भी। अब हम अपने यहाँ बैठे हैं और हम सोच रहे हैं यार इंक का हमें रीऑर्डर लेवल डिसाइड करना है। रीऑर्डर लेवल मतलब कि उस ड्रम में कितनी इंक बची हो ताकि हम अगला ऑर्डर प्लेस कर दे, कितनी इंक रखी हो ताकि हम अगला ऑर्डर दे दें, मेरी फैक्ट्री बनना हो। तो हमने सोचा एक काम करते हैं, अगला ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमने कहा यार ये कह के गया है, ये जो मेरा प्रोडक्शन वाला है रमेश, ये कह के गया है 10 लीटर यूज करते हैं और ऑन एन एवरेज, और जो सोहन है जो सप्लायर, वो कह रहा है 5 दिन पहुंचा देंगे, तो 10 into 5 50। तो हमने सोचा यार एक काम करते हैं, जब ड्रम में 50 लीटर इंक बची होगी तब हम अगला ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो उससे होगा क्या, अगला ऑर्डर जब तक आएगा तो हमारा जो रमेश है वो ऑन एन एवरेज 10-10 लीटर रोज यूज करेगा 5 दिन तक, है ना। जैसे ही कम हो जाएगी, खत्म होगी, वैसे ही अगली इंक आ जाएगी। गया दिमाग में आपके? ठीक है। तो हमने लेट से फॉर एग्जांपल हमने 50 लीटर पे रीऑर्डर लेवल फिक्स कर दिया। जैसे ही हमने रीऑर्डर लेवल फिक्स किया 50 लीटर पे, यानी 50 लीटर इंक बची, हमने अगला ऑर्डर दे दिया। अगला ऑर्डर जैसे ही दिया, अगले दिन से हमारा प्रोडक्शन वाला 15-15 लीटर इंक रोज लेने लग गया। हमने उसको बोला, हमने अरे ये क्या कर रहे हो, 15 लीटर इंक क्यों ले रहे हो? तुमने तो क्या कहा था 10 लीटर इंक लेंगे। कह रहा क्या करें, ऑर्डर लगे मना कर दें, बोल दे नहीं बेच पाएंगे माल, ना बनाए, आप बताओ। हमने नहीं नहीं डांटो नहीं, जाओ जाओ बनाओ। और उधर उधर सोहन का फोन आ गया कि अभी छुट्टी चल रही है, 2 और 3 अक्टूबर को वो घूमने जा रहा है। कह रहा सर 7 दिन से पहले इस बार नहीं दे पाएंगे, इस बार घर में हमको घुसने नहीं दिया जा रहा है, बीवी को 1 साल से कहीं लेके नहीं गए। अब हम बड़ा परेशान साहब, ये रोज 15 लीटर यूज कर रहा है और वो कह रहा है हम 7 दिन में नहीं दे पाएंगे। हम तो रीऑर्डर लेवल सेट करके बैठे थे 50 लीटर। अब समझिए हमारे साथ दिक्कत हो जाएगी, यस और नो? तो हमारे साथ दिक्कत ना हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए मैक्सिमम में फिक्स करने की। यानी अगर हम रीऑर्डर लेवल ये नहीं फिक्स करके हम फिक्स करते 15 into 7 दैट इज 105 लीटर, तो हमें कभी दिक्कत नहीं होती। कभी दिक्कत क्यों नहीं होती? अगर मेरा प्रोडक्शन वाला रोज 15 लीटर भी यूज करे तो भी हमें दिक्कत नहीं, 10 लीटर भी यूज करे तो भी दिक्कत नहीं, 5 लीटर यूज करे तो भी दिक्कत नहीं, खत्म नहीं होना चाहिए माल। जैसे आपके घर में कोई फंक्शन है, आपने लोगों को बुलाया, 10-15 लोगों को, छोले भटूरे का इंतजाम किया, तो छोले और भटूरे खत्म नहीं होने चाहिए। अपन इंडियन से यही करके चलते हैं ना, जल्दी खत्म नहीं होना चाहिए, बेइज्जती हो जाएगी, भाई उसने और भटूरे मांग लिए, खाए जा रहा है,
कैसे मना करोगे उसको? तो थोड़ा ज्यादा बना के चलते हैं, वो बात अलग है कि बर्बादी भी बहुत करते हैं इंडियंस। खैर, तो भैया 105 लीटर इंक पे अगर हम ऑर्डर प्लेस करेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी, चाहे सोहन ज्यादा टाइम ले लेगा या कम टाइम ले लेगा, इंक खत्म नहीं होगी। इसलिए जब रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बनाया गया तो उसमें बनाया गया मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। सर मतलब मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम या मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, दोनों एक ही बात होती है। पढ़ के देखते हैं रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल का इसलिए फॉर्मूला बना है मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। समझ गए? तो बेसिकली 3 तरीके के कंजम्पशन होते हैं। एक मैक्सिमम कंजम्पशन में भी पर डे या कभी वीक्स में दिया होता है। देखिए अगर ये दोनों चीजें, जैसे ये मैक्सिमम कंजम्पशन अगर पर डे में दिया होगा तो लीड टाइम भी हमें डेज में चाहिए, और अगर मैक्सिमम कंजम्पशन में वीक्स में दिया होगा तो लीड टाइम भी वीक्स में चाहिए। तो ठीक है, तो आमतौर पे तो दिन में होता है, नहीं तो वीक्स में होगा, तो दोनों वीक्स वाले मल्टीप्लाई कर लेंगे, में कोई टेंशन नहीं। तो मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ये जो एवरेज कंजम्पशन है ना, ये एवरेज टाइम दिख रहा है आपको? अगर ये दिया है तो जो दिया है वो ही लेते हैं, हम अपना दिमाग नहीं लगाते। और नहीं दिया है अगर कभी, तो फिर हमें अगर मैक्सिमम कंजम्पशन दिया है और मिनिमम कंजम्पशन दिया है तो हम दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। बात समझिए आप? लेकिन अगर दिया है तो जो है वही लेंगे, वो जरूरी नहीं है कि डिवाइड बाय 2 ही करके हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस केस में तो मैंने जानबूझ करके लिया ऐसा है कि 15 ऊपर है नीचे 5 है, 15 + 5 20 डिवाइड बाय 2 10, एवरेज 10। बट अगर एग्जाम में हमको एवरेज कंजम्पशन उसने 10 की जगह लेट से 8 बोला होता, मैक्सिमम 15 एवरेज 8 और मिनिमम 5, तो हम उस पर क्वेश्चन नहीं उठाते। एवरेज कंजम्पशन जब नहीं दिया होगा तो मैंने बताया मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। सेम तरीके से टाइम, अगर एवरेज टाइम हमको नहीं दिया है तो मैक्सिमम टाइम प्लस मिनिमम टाइम डिवाइड बाय 2। आप यहां पे करके देखेंगे तो हमने डेटा वही लिया 7 + 3 डिवाइड बाय 2। ठीक है, नहीं तो अगर देगा तो अगर मान लो एवरेज टाइम 6 कह रहा है तो हम 6 दिन मान लेंगे, 4 कह रहा है 4 मान लेंगे, जो कहेगा वो मान लेंगे। और रीऑर्डर लेवल के लिए तो मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, समझ गए? मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम या मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, जो इन्होंने यहां लिखा है, दोनों सही होते हैं। ठीक है सर, ये तो समझ में आ रहा है सर। अच्छा, इतना समझ में आ रहा है तो एक क्वेश्चन में पहले ये काम कर लेते हैं, करना तो बहुत कुछ है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन इन्होंने दिया है, ये इस पे रीऑर्डर लेवल निकाल लेते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़ना। 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 कंपोनेंट्स मींस 2 तरीके के रॉ मटेरियल हैं अलग अलग। तो अच्छा, हर रॉ मटेरियल के लिए रीऑर्डर लेवल सेम होता होगा कि अलग अलग होता? जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ इंक लगती है तो इंक का रीऑर्डर लेवल अलग होगा, प्लास्टिक का अलग होगा, ठीक है ना? तो 2 कंपोनेंट है एक्स एंड वाई, जिसको हम कैसे यूज करते हैं? नॉर्मल यूसेज, नॉर्मल मींस एवरेज, एवरेज यूसेज बोल लो, एवरेज कंजम्पशन बोल लो। तो एवरेज हमारा जो यूसेज है वो 300 यूनिट है पर वीक, मैक्सिमम यूसेज है 450 यूनिट्स पर वीक, मिनिमम यूसेज है 150 यूनिट्स पर वीक। रीऑर्डर क्वांटिटी, सर इसका मतलब क्या होता है? रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है कि हम कितनी क्वांटिटी का अगला ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो सर रीऑर्डर लेवल क्या होता है? रीऑर्डर लेवल होता है हम कितनी क्वांटिटी बची होगी तब अगला ऑर्डर प्लेस करेंगे। दोनों एक ही तो बोला आपने, नहीं अलग अलग बोला, ध्यान से सुनो। रीऑर्डर लेवल मींस कि हम कब अगला ऑर्डर प्लेस करें, कितनी क्वांटिटी बची हो कि हम अगला ऑर्डर प्लेस कर दें, दैट इज रीऑर्डर लेवल। व्हाट इज रीऑर्डर क्वांटिटी? प्लेस करेंगे तो सामने वाला सप्लायर पूछेगा ना सर कितना भेज दें, नहीं 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 नहीं, वो लेवल पे कितनी क्वांटिटी है नहीं। रीऑर्डर क्वांटिटी सिंपली मींस कि हम कितना मंगा रहे हैं, एक बार में कितना खरीद रहे हैं। तो हमने उससे कहा लेट से तुम हमारे यहाँ 500 लीटर इंक भेज दो, वो है रीऑर्डर क्वांटिटी। जितना खरीद रहे हैं वो रीऑर्डर क्वांटिटी। जब प्लेस कर रहे हैं, इतनी इंक बची थी 200 लीटर तो प्लेस कर दिया, वो है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल मींस किस लेवल पे अगला ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, रीऑर्डर क्वांटिटी मींस कितना प्लेस कर रहे हैं। तो रीऑर्डर क्वांटिटी दी हुई है। रीऑर्डर पीरियड जो दिया हुआ है एक्स वाले रॉ मटेरियल का 4 से 6 हफ्ता। ये नहीं समझ आ रहा 4 से 6 हफ्ते का टाइम का मतलब, इसमें एक मिनिमम टाइम है 4 हफ्ते, एक मैक्सिमम टाइम है 6 हफ्ते। हाँ, एवरेज टाइम अगर हमें निकालना पड़ा, वैसे तो रीऑर्डर लेवल की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपसे पूछ लूं अगर, तो फिर 5 हो जाएगा, 4 + 6 10 डिवाइड बाय 2 5, क्योंकि दिया नहीं। और वाई वाले का है 2 से 4 हफ्ते, तो मिनिमम हमारा जो टाइम है, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड जो है वो 2 है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड वो 4 है, और एवरेज रीऑर्डर पीरियड की अगर बात करें तो 3 है। जिसमें हमको बहुत सारी चीजें निकालनी, इसमें पहली चीज हम निकाल रहे हैं रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल एक्स की बात करते हैं, कंपोनेंट एक्स की। सर अभी आपने फॉर्मूला सिखाया मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन देख के बताओ 450, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड देख के बताओ 6 वीक। ये ध्यान से एग्जाम में भी देख लेना
कि दोनों या तो वीक्स में दियो या दोनों दोनों डेज में। कभी ऐसे मल्टीप्लाई ना करना कि एक चीज वीक में दी और एक चीज दिन में दी और आपने मल्टीप्लाई करके आ गए, वो गलत हो जाएगा। तो यहां पे तो बड़ा आसान है, 450 इंटू 6, 450 इंटू 6 कितना, 2700। ये आ गया आपका एक्स का रीऑर्डर लेवल 2700 यूनिट्स। वाई का अपने आप निकालिए, कंपोनेंट वाई का रीऑर्डर लेवल 1800। समझ गए ना कैसे? मैक्सिमम यूसेज तो ये सेम ही दिया है, अगर अलग अलग दिया होता तो हम एक्स का एक्स के लिए उठाते, वाई का वाई के लिए, यहां सेम ही दिया था। ठीक है, तो 450 इंटू कितना, 4, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम टाइम। ठीक है सर, और फॉर्मुलेज ऊपर से सिखा दीजिए। चलो और फॉर्मुलेज ऊपर चलते हैं। तो एक तो हम लोगों ने रीऑर्डर लेवल सीख लिया। अब आप बताइए, जैसे मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना होगा, तो मिनिमम स्टॉक लेवल में रीऑर्डर लेवल से कम होगा कि रीऑर्डर लेवल से ज्यादा होगा? कम होगा। बहुत से बच्चे एग्जाम में ये भूल जाते हैं, फॉर्मुला याद रह जाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सर ने क्या सिखाया था, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल इनटू नॉर्मल सिखाया था कि रीऑर्डर लेवल प्लस ये सिखाया था। तो ये बड़ा आसान है, रीऑर्डर लेवल में जब माइनस करोगे तब मिनिमम पहुंचोगे। तो रीऑर्डर लेवल माइनस और ब्रैकेट में क्या है, एवरेज इंटू एवरेज। एवरेज इंटू एवरेज मतलब नॉर्मल इंटू नॉर्मल, मतलब नॉर्मल कंजम्पशन इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। अच्छा एक बात था ना, एक है मिनिमम स्टॉक लेवल जो अभी हम निकालने जा रहे हैं, और एक होता है मिनिमम कंजम्पशन या मिनिमम यूसेज। ये दोनों में अंतर क्या होता है? हमेशा आपको एग्जाम में मतलब क्वेश्चन में ये दिया होता है मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम स्टॉक लेवल, इस फॉर्मूले से निकलता है। बट ये दोनों एक ही चीज तो ही सर, मिनिमम स्टॉक लेवल और मिनिमम यूसेज या मिनिमम कंजम्पशन। बिल्कुल, दोनों में अंतर है। मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब है कि हम अपने यहां जो इंक है वो इससे नीचे कभी भी नहीं जाने देंगे, इससे नीचे हमारी इंक नहीं होनी चाहिए। वो है मिनिमम स्टॉक लेवल, ड्रम में जो इंक है इससे नीचे नहीं होनी चाहिए। और मिनिमम कंजम्पशन मतलब है कि जो वो पर डे कंज्यूम कर रहा है या पर वीक वो जो कंज्यूम कर रहा है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्टॉक लेवल एंड अ कंजम्पशन और अ यूसेज। ठीक है ना? ओके, तो सर करना क्या है, मिनिमम स्टॉक लेवल में अपने को क्या करना है, कुछ नहीं बेटा, अपने को रीऑर्डर लेवल लेना है, उसमें से नॉर्मल इनटू नॉर्मल करना है। आओ चलो करके देखते हैं। और ये फॉर्मुलेज आपको कैसे याद होंगे मैं आपको बताऊं, जब आप ये क्वेश्चन दो दो तीन तीन बार लगा लेना, लिख लिख के याद हो जाएंगे। देखते हैं जरा क्या है। ये करते हैं, इसमें आते हैं। ओके जरा देखते हैं सर क्या निकालना है। ये थर्ड वाला पहले पढ़ रहे हैं, ये पढ़ा है ना अभी मिनिमम लेवल। ये देखो, मिनिमम लेवल बोलो या मिनिमम स्टॉक लेवल बोलो। हम लोग के सीए में तो पूरा पूरा चैप्टर होता है, इस पे एक चैप्टर होता है हम लोग के सीए में, मटेरियल। तो इस पे मैंने ना बहुत सारे क्वेश्चंस, करीब 80-85 क्वेश्चंस लगाए हुए हैं। तो हम लोग को तो लगाते लगाते मजा आता था लगाने में। 80-85 क्वेश्चन, मतलब एक रजिस्टर तो मटेरियल चैप्टर से भर दिया था। तो वो फॉर्मूले तब के याद हैं। और वो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये चार्जर वाला, उस समय मेरे पास वही वाला फोन हुआ करता था। वो टॉर्च जलती थी, ऊपर दो बार ऐसे करो तो टॉर्च जल जाती थी। पैसा नहीं था ज्यादा, ना ही इतनी फोन, स्मार्टफोन भी मार्केट में थे, तो वो हुआ करता था। तो उसी को मैंने देख देख करके अपने आप दिमाग लगा लगा करके सीखा कि अच्छा इसका मतलब ये, ठीक है ना। तो वही मैंने आपके लिए एग्जाम्पल सेट कर दिया, जो मेरे को समझ में आया वो मैंने कहा आपको भी शायद समझ में आ जाए। ओके, तो मिनिमम लेवल पे आते हैं। मिनिमम में क्या करने वाले हैं सर, बेटा एक तो रीऑर्डर लेवल पकड़ने वाले हैं, पहले फॉर्मुला लिख रहे हैं। सर मिनिमम लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल एक ही बात होती है? हाँ बेटा, मिनिमम लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल एक ही बात है, जिसका फॉर्मूला सर कैसे लिए याद करें, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज इंटू एवरेज, दैट इज एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज लीड टाइम। ओके, मिनिमम लेवल इज इक्वल टू सर रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल देखिए हम लोग ने निकाला था, तो एक्स वाले के लिए अगर बात करें, एक्स यहां लिख दे रहा हूं, 2700 माइनस एवरेज कंजम्पशन, यानी नॉर्मल कंजम्पशन एवरेज कंजम्पशन एक ही बात होती है, कितना, 300 यूनिट्स पर वीक है, इंटू एवरेज लीड टाइम बताइए, 5 सबको समझ में आ रहा है, 4 to 6 वीक्स का मतलब 5 हो गया एवरेज। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 2700 माइनस 1500 दैट इज 1200।
1200 यूनिट्स। दैट मीन्स आपको अपने यहां ये रॉ मटेरियल 1200 यूनिट तो कम से कम रखना है, 1200 यूनिट से नीचे नहीं जाना चाहिए मिनिमम लेवल। वाई का ऐसे ही अपने आप निकालो, इसका आपका मिनिमम लेवल ये आ गया 1200 यूनिट्स, ठीक है। वाई का निकालो, 900 आ रहा है, ये देखिए ये दिखा है, ये रहा 900, सबका आ गया 900। तो क्या फॉर्मूला है, एक देखिए 2-4 बार बोलिए, याद हो जाए शायद। एवरेज इंटू एवरेज, एवरेज इंटू एवरेज आप समझ जाओगे, एवरेज कंजम्पशन इंटू एवरेज टाइम। चलो सर मैक्सिमम में ले चलो, मैक्सिमम, मैक्सिमम आओ, मैक्सिमम यानी इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल। फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम में रीऑर्डर लेवल से कम होता है, तो ऐसे याद रखिए रीऑर्डर लेवल माइनस करते हैं वहां पर, रीऑर्डर लेवल माइनस समथिंग, यहां रीऑर्डर लेवल प्लस समथिंग, और प्लस क्या रीऑर्डर क्वांटिटी, और माइनस क्या कर रहे हैं मिनिमम इंटू मिनिमम, मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। सर एवरेज वाला माइनस कहां कर रहे थे, वो मिनिमम में माइनस कर रहे थे, मिनिमम स्टॉक लेवल, और मैक्सिमम में क्या ले रहे हैं मिनिमम इंटू मिनिमम। अगर आप समझ पाए तो मैं एक सेकंड के लिए आपको समझा देता हूँ, शायद मुश्किल है आप समझ पाए। देखिए जब भी कोई चीज मैक्सिमम निकाली जाती है ज्यादा से ज्यादा, तो अगर कोई चीज माइनस करी जाती है तो वो कम से कम माइनस करी जाती है, तभी बचता है ज्यादा से ज्यादा। मेरी बातें थोड़ी आपके सर के ऊपर से जा सकती हैं। किसी भी चीज को कभी ज्यादा से ज्यादा निकालना हो तो कम से कम माइनस करोगे, तो ऐसे याद रख लो। तो इसलिए मैक्सिमम लेवल में रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, और माइनस जो करते हैं वो कम से कम माइनस करते हैं, यानी मिनिमम इंटू मिनिमम। चलेगा? अच्छा न्यू सिलेबस में लिखने को आए तो ये ना समझाना कम से कम ज्यादा से ज्यादा, वो कहेगा ये क्या है भाई, उसको तो पता नहीं है, या तो उसको मेरी क्लास पहले दिखा देना फिर उसको समझाएं। चलो आओ मैक्सिमम पे चलते हैं जरा, मैक्सिमम लेवल इसी क्वेश्चन पे आते हैं। ओके मैक्सिमम लेवल, और सर फॉर्मूला लिखिए पहले, तो यहां लिख रहा हूं बेटा, कहां लिखें कहां लिखें कहां लिखें, यहां आ जाते हैं। मैक्सिमम लेवल, स्टॉक लेवल बोलिए, लेवल बोलिए, एक ही बात है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम भी बोल सकते हैं क्या सर इसको, लीड टाइम भी बोल सकते हैं, यूसेज बोल सकते हैं, लीड टाइम LEAD लीड टाइम, ठीक है। मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल हम लोगों ने निकाला था, जैसे एक्स की बात करें अगर, तो एक्स के लिए 2700 का निकाला था, रीऑर्डर क्वांटिटी आपको दी होगी, रीऑर्डर क्वांटिटी 2000 यूनिट्स दी है। अच्छा आंसर निकाल लिया आपने, वेरी गुड। माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम, सभी बता रहे हैं 4100, वेरी गुड। मिनिमम है 150 और ये टाइम है 400 मिनिमम, तो 150 इंटू 4, बिल्कुल ठीक आप बता रहे हैं, यानी मैक्सिमम लेवल आपका 4100 यूनिट्स आ रहा है, यूनिट्स लिख दिया करो आगे, यूनिट्स हो तो यूनिट्स में केजी हो तो केजी, जो जैसा दिया हो, लीटर्स हो लीटर्स। वाई का 5500 आ रहा है, ओके, वाई का कह रहे हैं 5500, बाकी एक दो बच्चे और बोले तो 5500 मान लेंगे, आ रहे 5500, ठीक है। ठीक है, हाँ कुछ बोले, क्वेश्चन दिखा देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए। तो भाई चार चीजें निकालनी थी, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम, ये तीन तो निकाल लिया, एक बचता है एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं, यहां लिख लीजिए, और इसको एवरेज स्टॉक लेवल भी बोल सकते हैं।
एवरेज कंजम्पशन और एवरेज स्टॉक लेवल में अंतर है ना कि नहीं? एक ही बात है। एवरेज कंजम्पशन नॉर्मल कंजम्पशन को कह रहे हैं, और एवरेज इन्वेंट्री एक ही चीज है कि अलग अलग? अलग अलग। एवरेज स्टॉक लेवल मतलब कितना हमें ऑन एन एवरेज स्टॉक रखना है, और एवरेज कंजम्पशन मतलब कितना कंज्यूम हो रहा है। सर कैसे निकलता है एवरेज? देखो एवरेज के लिए दो फॉर्मुलेज होते हैं। एवरेज कंजम्पशन जब भी निकालना हो उसके दो फॉर्मुलेज होते हैं, और दोनों से मजेदार बात यह है आंसर अलग अलग आता है। एक फॉर्मूला तो सबसे आसान होता है कि आप क्या करिए, आपने मैक्सिमम लेवल निकाला था, अभी निकाला, और मिनिमम लेवल निकाला है, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। यानी अगर मैं निकालूं इस फॉर्मूले से तो एवरेज लेवल कितना आएगा, मैं यहां लिख रहा हूं एवरेज लेवल, क्वेश्चन भी आपको दिखता रहे, यानी ये हटा देता हूं तो आपको क्वेश्चन भी दिखता रहेगा। एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक लेवल कुछ भी आप लिख सकते हैं, इन्वेंट्री लिखना हो इन्वेंट्री लिख लीजिए, इज इक्वल टू मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल, लेवल भी लिख के देते हैं आपके लिए, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाई क्या करनी पड़ेगी बताओ? 2। तो ये जो x है इसके लिए मिनिमम लेवल आपका आया था 1200, मैक्सिमम लेवल आया था 4100, और डिवाइड बाई 2 आप करिएगा 2650 यूनिट्स। y वाले के लिए हाँ कैसे 900 का ये आएगा मिनिमम लेवल, और मैक्सिमम कितना आया था 5500, डिवाइड बाई 2 कितना 3200। तो एक तो ये फॉर्मूला इसको नोट करें पहले, और एक और फॉर्मूला है, दोनों से आंसर अलग अलग आता है। एग्जाम में क्या करना है भी वो भी बता देंगे, पहले वो भी नोट कर लेते हैं। यानी एक और फॉर्मूला लिखूं, एक और फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। क्या करा है सर आपने? दूसरा फॉर्मूला क्या है सर? एवरेज स्टॉक लेवल का एक जो दूसरा फॉर्मूला है वो है मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। हाँ ये आपके x के लिए अगर बात करें तो मिनिमम लेवल x के लिए है 1200, प्लस सर हाफ किसका है? ये हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। बेटा रीऑर्डर क्वांटिटी दी थी x के लिए 2000, पहले हाफ ऑफ 2000 करना बाद में प्लस करना, यानी 1200 प्लस 1000 हो जाएगा, दैट इज 2200 यूनिट्स हो जाएगा। ये समझ गए? ये पहले हुआ है, ये ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा फिर 1200 उसमें प्लस कर दिया जाएगा। तो सर ऊपर से आंसर आ रहा था 2650, इससे आ रहा है 2200, दोनों अलग आ रहे हैं। बिल्कुल मैंने आपसे कहा अलग अलग ही आएंगे। और y के लिए बात करें, y के लिए निकाल पाएंगे आप? कितना आएगा? 2900। बाकी लोग भी निकालो। y के लिए मिनिमम लेवल लो और y का, और रीऑर्डर क्वांटिटी का आधा, रीऑर्डर क्वांटिटी 4000 है उसका आधा 2000, और मिनिमम लेवल आपका था 900, 900 और 2000 बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, 2900 आएगा। तो इन्होंने भी देखिए दोनों से किया हुआ है, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी से भी किया हुआ है, और मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाई 2 से भी किया हुआ है। और ब्रैकेट में कुछ लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है ये नहीं समझ आ रहा है मेरे को। ये देखो, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन रीऑर्डर क्वांटिटी इज नॉट गिवन। व्हिच फॉर्मूला इज यूज्ड? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2। कह रहे ये फॉर्मूला हम यूज तब करेंगे जब क्या ना दिया हो। मतलब इसका मतलब ये है कि आपका इंस्टीट्यूट क्या चाह रहा है ये सुन लें। न्यू सिलेबस वाले पहले सुने, ओल्ड सिलेबस वाले कान बंद कर लेना। न्यू सिलेबस वाले आपका इंस्टीट्यूट चाह रहा है कि आप प्रेफरेंस दीजिए इस फॉर्मूले को। किसको दीजिए? ऊपर वाले को, यानी मिनिमम
लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। और अगर रीऑर्डर क्वांटिटी ना दी हो तो फिर नहीं, मान लो मैक्सिमम निकालना ही नहीं है, दिया हुआ है आपको, समझे ना, केवल एवरेज ही पूछ लिया उसने। तो जब आपको रीऑर्डर क्वांटिटी दी है, मतलब पहली प्रेफरेंस आपको मिनिमम प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, और अगर ये नहीं है तो फिर मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाई 2। ठीक है, जो भी करिएगा फॉर्मूला लिख दीजिएगा। और ओल्ड सिलेबस वाले क्या करेंगे, एमसीक्यू पेपर है, जैसा डेटा दिया होगा वैसा काम करेंगे। तो अगर आपको रीऑर्डर क्वांटिटी दी हुई है तो आप भी ऊपर वाला लगा देना, मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी। नहीं दी हुई है तो नीचे वाला, और चेक कर लेना कि जो आपका आंसर है वो कोई ऑप्शन में मैच हो रहा है कि नहीं। नहीं मैच हो रहा है तो फिर दूसरे फॉर्मूले से चेक कर लेना। ओल्ड सिलेबस में एक बार एग्जाम में क्या किया उन्होंने, बहुत पहले आया था क्वेश्चन, बहुत पहले, टाइम हो गया, उन्होंने एवरेज स्टॉक लेवल दे दिया एंड मिनिमम लेवल दे दिया और रीऑर्डर क्वांटिटी पूछ ली। बच्चों ने कहा तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। सुनिए क्या दे दिया, एवरेज स्टॉक लेवल दे दिया और मिनिमम लेवल दे दिया और पूछ ली रीऑर्डर क्वांटिटी, बाकी कुछ दिया ही नहीं। तो बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जो ऑल ओवर इंडिया से लोगों ने कहा भाई बेकार क्वेश्चन, इनकम्प्लीट क्वेश्चन दिया। इनकम्प्लीट है ही नहीं वो क्वेश्चन, वो निकला है ऊपर वाले फॉर्मूले से। ये मैंने आपको जानबूझ के बोला है, ऐसे ही नहीं बोला है, आप भी ताकि याद रखें, अगर रीऑर्डर क्वांटिटी निकालनी हो तो इस फॉर्मूले से निकल आएगा ना आराम से। समझ गए, पक्का, कोई दिक्कत किसी को नहीं? ठीक है सर, ये बात हम लोग को समझ में आ गई है वापस, लेकिन अभी ऊपर चलते हैं। और ऊपर में अपने ने ये देखो, मिनिमम पढ़ लिया, रीऑर्डर लेवल पढ़ लिया, मैक्सिमम लेवल पढ़ लिया, एवरेज पढ़ लिया, लेकिन अब ये पढ़ने जा रहे हैं क्या, डेंजर लेवल। डेंजर लेवल वो लेवल जिससे नीचे तो बिल्कुल ही नहीं होना, क्योंकि इससे भी नीचे चला गया तो आपका प्रोडक्शन जो है वो बंद हो जाएगा। पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। इट इज द लेवल बियॉन्ड विच मटेरियल शुड नॉट फॉल इन एनी केस। इफ डेंजर लेवल अराइजेस देन इमीडिएट स्टेप शुड बी टेकन टू रिप्लेनिश द स्टॉक। तुरंत आप कहीं ना कहीं से खरीदिए, इवन इफ मोर कॉस्ट इज इंकर्ड इन अरेंजिंग मटेरियल। इफ मटेरियल आर नॉट अरेंज इमीडिएटली तो पॉसिबिलिटी है कि स्टॉपेज ऑफ वर्क हो जाए। और डेंजर लेवल कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला, एवरेज कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। बट मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कौन सा वाला, फॉर इमरजेंसी परचेज, मतलब जो सोहन वाले को हमने फोन करके पूछा था ना, वो वाला टाइम नहीं। अगर इमरजेंसी से कहीं आसपास से खरीदना पड़े, भले ही महंगा, तो फिर आप क्या करेंगे, जिसको महंगा भी मिल रहा है लेकिन तुरंत खरीदेंगे, तो वो कितना टाइम ले रहा है, वो वाला टाइम। तो क्या है, एवरेज इंटू मैक्सिमम। अच्छा, एक जगह एवरेज ले रहे हैं कंजम्पशन और टाइम ले रहे हैं मैक्सिमम, लेकिन कौन सा टाइम, इमरजेंसी परचेजेस का टाइम ले रहे हैं। ठीक है, अब सेफ्टी स्टॉक को बाद में करते हैं, पहले इधर आओ। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि साहब ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम के लिए मटेरियल ही चल रहा है। रीऑर्डर क्वांटिटी आपने अभी पढ़ा, रीऑर्डर क्वांटिटी का क्या मतलब होता है, कितनी क्वांटिटी एक बार में खरीदें वो होती है रीऑर्डर क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी एक बार में खरीदें वो है रीऑर्डर क्वांटिटी। जो रीऑर्डर क्वांटिटी है वही है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का भी मतलब है कि कितनी क्वांटिटी एक बार में खरीदें। देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल है, सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यही है कि कितना एक बार में खरीदें। जैसे आपने कैश में एक फॉर्मूला पढ़ा कैश मैनेजमेंट में, जिसमें आप ऑप्टिमम कैश का लेवल निकाल रहे थे, सेम तरीके से इन्वेंट्री की बात करते हैं। अगर हम इन्वेंट्री ज्यादा खरीदते हैं एक बार में तो दिक्कत क्या आएगी वो सुनिए। ज्यादा खरीदते हैं मतलब हमें ज्यादा ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या होगी, मेरी कैपिटल ब्लॉक होगी अननेसेसरी, रखने की स्टोरेज की दिक्कत होगी, एक बड़ी प्रीमाइसेस बड़ा स्टोर रूम लेना पड़ेगा, उतने ज्यादा मैनेजमेंट के लिए लोग बंदा बैठालना पड़ेगा, स्टोर कीपर जो देखता रहे। यानी अल्टीमेटली ज्यादा खरीदने पे मेरी इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। कौन सी कॉस्ट, उसको कैरी करने की, उसको रखने की कैरिंग कॉस्ट। और सर अगर हम कम कम खरीदते हैं तो बार बार खरीदना पड़ता है। कम कम खरीदोगे अगर तो बार बार खरीदोगे तो क्या आएगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी,
बार बार ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आएगी, बार बार आपके यहां से बंदा वहां ऑर्डर प्लेस करेगा, स्टाफ ज्यादा बैठाना पड़ेगा, बार बार सामान आएगा, उसका बार बार आप अपने यहाँ पे क्वालिटी चेक कराओगे कि जो ऑर्डर दिया था वही क्वालिटी का आया कि नहीं, क्वांटिटी चेक कराओगे, खर्चे बढ़ रहे। तो भैया दोनों तरफ से परेशानी है, ज्यादा खरीदने पे कैरिंग कॉस्ट बढ़ रही है, ऑर्डरिंग कम हो जाती है, क्योंकि ज्यादा एक बार में खरीदेंगे तो पूरे साल में आपको जो ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे वो कम करने पड़ेंगे, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाती है लेकिन कैरिंग बढ़ जाती है। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम कम कम खरीदते हैं तो कैरिंग कॉस्ट तो कम हो जाती है, ऑर्डरिंग बढ़ जाती है। तो हम कितना खरीदें ताकि हमारी कैरिंग कॉस्ट एज वेल एज हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों मिनिमम रहे, दोनों कम से कम रहे, उसके लिए EOQ का फॉर्मूला दिया गया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने ऊपर वो कैश के लिए पढ़ा था। यूं कहें तो पहले EOQ आया था, फिर उसी को देख के बोमल साहब ने कैश के लिए भी फॉर्मूला बना दिया। यानी EOQ का क्या फॉर्मूला, EOQ कैसे निकलता है, ये फॉर्मूला है 2 into R into CP upon CH। ओल्ड सिलेबस में भी यही फॉर्मूला दिया हुआ है, बट उसमें जो इन्होंने यूज किया हुआ है वो ये ना यूज करके EOQ में यूज किया है ओल्ड सिलेबस में। और बहुत से लोग इसको, ये जो ओल्ड सिलेबस में लिखा है ये ज्यादा यूज करते हैं, 2AO upon C, ये आपको मिलेगा ओल्ड सिलेबस में। मतलब दोनों का एक ही है। मैं समझा देता हूं आपको मतलब क्या है। देखिए 2 तो 2 ही है, ए जो है या इधर जो आर है, न्यू में जो आर लिखा है, आप न्यू वाले भी अगर 2AO upon C लिख देंगे तो हमें नहीं लगता कि वो कहीं काटेगा, क्योंकि आप 100 में से 50 बुक उठाएंगे तो उसमें यही फॉर्मूला मिलता है 2A upon C। ठीक है, ए का मतलब जो है या आर का मतलब जो है ये है एनुअल कंजम्पशन ऑफ दैट रॉ मटेरियल, एनुअल कंजम्पशन, सालाना कंजम्पशन, जिस रॉ मटेरियल के लिए आप निकाल रहे हो कि कितना EOQ हो, कितनी इकोनॉमिक, समझिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक मींस सस्ती, कि जहां पे हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट एज वेल एज कैरिंग कॉस्ट कम से कम रहे, सस्ता रहे। तो अगर हम EOQ निकाल रहे हैं तो जिस रॉ मटेरियल की निकाल रहे हैं उस रॉ मटेरियल का एनुअल कंजम्पशन एस्टिमेट करिए, और वो है आपका ए या आर। और सर इनटू जैसे ओ किया या उधर सीपी किया हुआ है, ये क्या है, ये है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर को प्लेस करने पे कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट। और डिवाइड जो किया हुआ है इन्होंने, इससे में देखें तो सी से किया, उधर देखें तो CH लिखा हुआ है, ये है कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट भी इसको बहुत से लोग बोलते हैं। तो सी जो है, सी आपके न्यू वाले में CH यूज किया है एच फॉर होल्डिंग, तो सी बोलें या एच बोलें, कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग होल्डिंग कॉस्ट, वो है सी। मतलब एक यूनिट को, इसका मतलब समझिएगा एक यूनिट को पूरे साल कैरी करने की कॉस्ट। कैसे करते भी मैं करा दूंगा आपको। जरा यहाँ पे इन्होंने जो जो लिखा हुआ है, लिखा है इन्होंने आर जो है ये एनुअल क्वांटिटी है, इसी के आगे लिख लीजिए और, ये भी आप बोल सकते हैं, या और इसको सिंपल लैंग्वेज में कैसे लिख लें, और एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन उस रॉ मटेरियल का सालाना कंजम्पशन। अब अगेन इस फॉर्मूले का भी ड्रॉबैक कि जिस रॉ मटेरियल की आप बात कर रहे हैं उसका आपको पूरे साल का कंजम्पशन पहले से पता होना चाहिए। पूरे साल का किसी रॉ मटेरियल का कंजम्पशन पता लगाना बहुत मुश्किल है, और पता भी चलता है तो टेंटेटिव फिगर पता चलती है, एस्टिमेशन फिगर, एस्टिमेटेड फिगर पता चलती है, हमें नहीं पता चलता, लेकिन ये फॉर्मूला कह रहा है कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम तो फॉर्मूला लगा रहे हैं, एग्जाम में डेटा दिया होगा। और सीपी क्या है, या ओ भी बोल सकते हैं, ये क्या है सर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर या फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ये डिवाइड का साइन नहीं है, ये ऑब्लिक है, दैट मींस या तो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर बोल लीजिए या ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, मतलब हिंदी में एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट। और जो CH है वो क्या है, या केवल सी भी बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन यूनिट, एक यूनिट को होल्ड करने की कॉस्ट, जिसको और क्या बोल रहे हैं, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट ऑफ वन यूनिट या कैरिंग कॉस्ट ऑफ वन यूनिट पर ईयर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, CCPUPA, CC कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। हिंदी मतलब एक यूनिट को, कितनी यूनिट को, एक यूनिट को अगर हम पूरे साल कैरी करते हैं तो क्या खर्चा आता है, वो दिया होता है। कैसे करने वाले हैं मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूं, कैसे होएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, 2 into R into CP upon CH या 2AO upon C, जो भी आपका बना है वो रख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। मैं आपको इसमें लेके चलता हूं, आंसर मत देखिएगा, हम लोग करेंगे अपने हिसाब से। कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी EOQ निकालना है from the following information and also state the number of orders to be placed in a year।
ठीक है, पहले ईओक्यू निकालते फिर जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूछ रहा है उसके बाद में बात करते हैं। कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम है 10,000 केजी। ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आप इसको बोल सकते हैं 25 रुपए है। सर ये क्या दिया है? कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल 2 रुपए। सर ये क्या है? ये परचेज कॉस्ट। भाई देखो, एक कैरिंग कॉस्ट आती है वो अलग है, ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है वो अलग है, एक परचेज कॉस्ट भी तो आती है। सर परचेज कॉस्ट बोले तो सप्लायर से सामान खरीदोगे तो सप्लायर भी तो पैसे लेगा। परचेज कॉस्ट है ये 2 रुपए, कैरिंग कॉस्ट नहीं है। तो कैरिंग कॉस्ट सर कहां दी है? ये स्टोरेज कॉस्ट बोल लो, कैरिंग कॉस्ट बोल लो, हैंडलिंग कॉस्ट। सर कितनी दी है? 4% ऑन एवरेज इन्वेंट्री। सर ये 4%, ये जितने परसेंट दिया होता है ये किसका निकलता है? ये हमेशा परचेज प्राइस का निकलता है। किसका निकलता है? परचेज प्राइस कितना है? 2 रुपए। 2 रुपए का 4% कैरिंग कॉस्ट है। निकालो जरा। 0.08। यानी अब हम क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं, बस फॉर्मूला लगाएंगे। EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट 2AO अपॉन C, या आप 2R इंटू CP अपॉन CH भी रख सकते हैं, कुछ भी। और EOQ कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2 इंटू A, यानी एनुअल कंजम्पशन आपका 10,000 इंटू O, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 25 रुपए, अपॉन कितना? 0.08। या ऐसे लिख सकते हैं क्या डिवाइड में? मतलब वही चीज लिख रहा हूं, बट ऐसे लिख सकता हूं क्या? अपॉन 2 रुपए का 4%, वही मतलब 0.08 मैंने लिखा है ऐसे ही। कितना आया? अंडर रूट भी कर दिया आप लोग ने? ठीक है, 2500। और किसमें था? केजी में था, तो केजी। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम ये वाला रॉ मटेरियल एक बार में 2500 किलो खरीदा करेंगे, 2500 किलो एक बार में खरीदेंगे। पूरे साल में जरूरत कितनी है रॉ मटेरियल की? 10,000 किलो, बट हम कितना कितना खरीदा करेंगे? भाई सारा एक साथ खरीद लेंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। 2500 किलो खरीदेंगे। अच्छा, 2500 किलो खरीदेंगे तो साल में कितनी बार खरीदना पड़ेगा? 4 बार। यही होते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपसे पूछ रहा था, ये दो चीजें पूछ रहा था। एक पूछ रहा था कैलकुलेट EOQ, ये आपने 2500 निकाल दिया। और दूसरा आपसे पूछ रहा था ऑल्सो स्टेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर आपने 4 बताए, सभी ने 4 बताए। अच्छा ये 4 कैसे बताए? क्या किया आपने? 10,000 अपॉन 2500। मतलब अगर इसका मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तो क्या बनेगा? 10,000 क्या चीज थी? एनुअल कंजम्पशन, अपॉन 2500 EOQ। एक सेकंड जरा रुक जाइएगा, लिख लीजिए फॉर्मूले को। नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर, ये लिख लीजिए, इज इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन अपॉन ROQ लिख लेना। सर EOQ नहीं लिखें, गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, ये ROQ लिख लो। सर दोनों बात ही तो एक ही है ना। हाँ ठीक है, लिख लो, बताता हूं। पहले लिखो 10,000 अपॉन 2500, यानी 4 ऑर्डर्स। लिख लिया? हाँ आप कुछ बोलना चाह रहे? अभी वही समझाऊंगा, वही मेरा अगला काम वही है, अपने आप ही समझाऊंगा। आप पहले लिख लो। बात आती है साहब की ROQ, ये लिखते भी जाना और ये सुनते भी जाना। ROQ और EOQ एक ही चीज होती है कि अलग होती है? देखो भाई, अगर लेमैन की तरह पूछो तो दोनों एक ही बात है, और थोड़ा सा समझदारी के हिसाब से पूछे तो हल्का सा स्लाइट डिफरेंस है। EOQ का मतलब भी यही है कि कितनी क्वांटिटी हम एक बार में परचेज करें, और ROQ का भी मतलब यही है कि कितनी क्वांटिटी एक बार में परचेज करें। तो फिर अंतर क्या है? अंतर यह है कि EOQ एक फॉर्मूले से निकाली गई क्वांटिटी है कि साहब इतनी क्वांटिटी अगर आप एक बार में खरीदोगे तो आपकी कैरिंग कॉस्ट एज वेल एज ऑर्डरिंग कॉस्ट पूरे साल की मिनिमम आएगी, कम से कम आएगी। जबकि ROQ, EOQ भी हो सकता है और EOQ नहीं भी हो सकता है। हो सकता है किसी ने अपने यहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी, जैसे इस क्वेश्चन में 2500 आई, तो हो सकता है किसी ने अपने यहाँ पे 2500 ही रीऑर्डर क्वांटिटी मान के रखी हो कि 2500 ही अगली बार में जब भी खरीदेंगे तो 2500 खरीदेंगे। तो उसने 2500 को माना, दैट मींस उसने EOQ को माना, तो जो उसका EOQ है वही उसका ROQ है। और हो सकता है वो अपने यहाँ नहीं लगाता है फॉर्मूला, कह रहा नहीं 2500 नहीं, हम तो 3000 खरीदा करेंगे एक बार में, हम 2000 खरीदेंगे, हम 4000 खरीदेंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर वो कह रहा है लेट से हम 3000 एक बार में खरीदेंगे,
तो वो 3000 को हम आरओक्यू तो बोल सकते हैं, लेकिन वो ईओक्यू नहीं है। ये स्लाइड डिफरेंस है, नहीं भी समझोगे आपके लिए पार हो जाएगी, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या हुआ, हर आरओक्यू ईओक्यू नहीं होता, लेकिन ईओक्यू आरओक्यू हो सकता है, ईओक्यू आरओक्यू होता है। वही आरओक्यू ईओक्यू होगा जो फॉर्मूले से निकाला गया। So there is a difference between reorder quantity and economic order quantity. Economic order quantity is calculated by the help of this formula, whereas reorder quantity can be used by the experience of the businessman. Anything मतलब उसके जजमेंट के हिसाब से। इतनी बात समझ गए? अभी इसी क्वेश्चन पे रुकते हैं 1 मिनट और। जैसा आपने अभी बताया कि हम जो ऑर्डर्स प्लेस करेंगे 1 साल में वो कितने करें, तभी मैंने देखो आरओक्यू से क्यों डिवाइड किया फॉर्मूले में जानबूझ करके, बहुत दूर से की सोच के करवाया, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे 2500 मंगवा रहे तो 4 ऑर्डर हैं, अगर वो कह रहा 5000 एक बार में मंगवाते तो और अगर मैं यहाँ फॉर्मूले में ईओक्यू लिखवा देता और वो कहता हम 5000 मंगवाते तो भी बच्चे क्या करते, कहते बच्चे तो फॉर्मूला देखते हो, फॉर्मूला कहते ईओक्यू से डिवाइड करना है, बच्चे तब भी 2500 से डिवाइड करते तो भी 4 ऑर्डर नहीं आते, गलत नहीं हो जाता। तो इसलिए मैंने आरओक्यू लिखवाया कि जितना आप एक बार में खरीद रहे हैं उससे डिवाइड करिए। ओके, तो अगर 5000 मंगवाएगा तो 2 ऑर्डर, और अगर पूरा 10000 मंगवा लेगा तो एक ही ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, और अगर 1000 करके मंगवाएगा तो 10 ऑर्डर। वो आप समझ गए, ठीक है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन पे 1 मिनट रोक रहा हूं। इसी क्वेश्चन पे मैं जरा कैलकुलेट करना चाहता हूं कुछ कॉस्ट को। कौन कौन सी कॉस्ट को? सबसे पहली बात, हम लोग एक बार में 2500 यूनिट्स मंगवाएंगे, और आपने कहा सिर्फ सुनते रहना मेरे को, आपने कहा कि सर यानी पूरे साल में 4 ऑर्डर्स प्लेस करनी पड़ेंगे। हमको बस इतना बता दो, एक ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट कितनी? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 25 रुपीज दी हुई है, दिख रही सबको? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दी हुई है 25। एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट है 25। आपको साल में कितने ऑर्डर प्लेस करने हैं? 4। पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट बता सकते हैं 100। कैसे आया? 25 इंटू 4। वेरी गुड, यानी यही लिखता हूं, चलो इधर लिखता हूं, पर लिख रहा हूं टीओसी। ये टीओसी सर क्या लिखा है? मैंने शॉर्ट में लिखा है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी पूरे साल की ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैसे निकाली सर आपने? ये 25 रुपए एक ऑर्डर की कॉस्ट है, और 4 ऑर्डर आप कह रहे हैं साल में प्लेस करने पड़ेंगे 100 रुपए। एक बार सुन लो बेटा, सुन लो, आप सुन लो, एक बार सुन लो, सुन लो, यहां लिखो, आ जाएगा, मैं हूं ना, आप टेंशन ना लो। 25 ऑर्डर मतलब 25 रुपए पर ऑर्डर, और 4 ऑर्डर हैं इसलिए 100 रुपए, ठीक है सर। सर कैरिंग कॉस्ट भी निकला दो पूरे साल की, कैरिंग भी सुन लेते हैं, इधर करते हैं कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगी? देखो भाई, आप कितनी यूनिट्स एक बार में खरीदते हो? 2500। हमारे स्टॉक में हमने खरीदी 2500 यूनिट है, लेकिन क्या 2500 ही यूनिट हर बार रहती होंगी? भाई प्रोडक्शन में इश्यू होती रहती होंगी, थोड़ा कम होती रहती होंगी, कम होती रहती होंगी, फिर और आ गई तो कभी 3000 भी रहती है स्टॉक में, कभी 2500 भी, कभी 2000 भी, कभी 1500 भी। कैरिंग कॉस्ट तो उस पर निकलती जितनी स्टॉक पे है। अब वो कैसे निकालें, क्योंकि वो तो फिगर फ्लक्चुएट होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरी इंडस्ट्री एक एजम्पशन लेती है, आपको ये मेरी बात याद आ जाएगी, पूरी इंडस्ट्री एक एजम्पशन लेती है कि जितना एक बार में आप खरीद रहे हैं इसका ऑन एन एवरेज आधा आपके स्टॉक में रहता है। सर ऐसी बात सुनी सुनी लग रही है आप ही के मुंह से, कहां सुना था? जो कैश मैनेजमेंट वाला फॉर्मूला पढ़ा था, बोमल्स वाला, उसमें जो हम लोगों ने ट्रांजैक्शन कॉस्ट निकाली थी, इंटरेस्ट की कॉस्ट बेसिकली जो निकाली थी, याद आ रहा है आपको? ब्याज की जो कॉस्ट निकाली थी आई जो, तो उसमें हम लोगों ने जितना 2 लाख आया था, अगर कैश तो माना था उसका आधा, सेम है यहाँ पे। तो 2500 अगर हम मंगा रहे हैं तो 2500 का आधा कितना हुआ? 2500 अगर एक बार मंगाते हैं तो इसका आधा हमारे स्टॉक में रहता होगा 1/50। और एक यूनिट को कैरी करने की कॉस्ट आपने बताई थी, जिससे डिवाइड किया था आपने 0.08 कैरी करने की कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो सर पूरे साल की क्या होगी टोटल कैरिंग कॉस्ट? कैसे किया सर आपने? 2500 डिवाइड बाई 2 समझ गए ना, इंटू 0.08। सर आपका कैसे आया था? 2 इंटू 4% करा था सर, हम लोग डायरेक्टली 0.08 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। 2 इंटू 4% आया था, तो मेरा ये 100 आ रहा है। सर केवल यही 2 कॉस्ट होती हैं इन्वेंट्री की, एक टोटल कैरिंग कॉस्ट, एक टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक और होती है बेटा। सर एक और कौन सी बची? यही 2 तो है। एक होती है टोटल परचेज कॉस्ट, सामान खरीद के लाओगे तो सप्लायर भी तो पैसा चाहता है,
सामान फ्री में थोड़ी ना दे रहा है, केवल ऐसा थोड़ी ना कि भाड़ा लग रहा है और रखने का खर्चा आ रहा है, उसको भी तो पैसा दे के आएंगे। टोटल परचेज कॉस्ट पूरे साल में आप कितना रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, 10,000 किलो पूरे साल में, पूरे साल की निकल रही है, और 1 किलो वो कितने का दे रहा है, 2 रुपए, तो पूरे साल की परचेज कॉस्ट, ठीक है, टोटल परचेज कॉस्ट 10,000 किलो इंटू 2 यानी 20,000 रुपए। मतलब अगर मेरे से कोई इस क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट पूछे कि अगर हम ईओक्यू पे ऑर्डर करें तो पूरे साल की टोटल कॉस्ट हम कहेंगे 20,000, ये 100, ये 100, 20,200, 20,200 समझ आ गया। और अगर केवल हमसे कोई कहता है टोटल पूरे साल की कैरिंग कॉस्ट एंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट बता दो, तो 200 रुपए, 100, 100, 200। इतनी बात आपके दिमाग में गई। एक और काम कर लेते हैं। अभी जैसे अपन ने 2500 माना और अपना ये 100 का निकला, मतलब ईओक्यू पे ऑर्डर करते हैं तो ये माना, और हम लोग ने ये सीखा थियोरेटिकली कि ईओक्यू पे ये ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कम आती है, लेकिन हम ये कैसे भरोसा करें कि वाकई इस पे कम आई। हम एक काम करते हैं, अपने मन से एक और आरओक्यू सोच लेते हैं, मे बी 2500 से ज्यादा या 2500 से कम, और उस पर एक बार और निकाल के कंपेयर करते हैं कि वाकई इस पे कम थी भी कि नहीं थी। तो कुछ भी एक क्वांटिटी आप सजेस्ट कर दो, कितनी भी। 4,000 ले लें तो डिवाइड करना आसान रहेगा, 10,000 से जब 4,000 डिवाइड करेंगे तो ढाई ऑर्डर आ जाएंगे। थोड़ा दूर की सोचनी पड़ती है ना। 3,000 भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। 4,000 ले लें, थोड़ा सिंपल रहेगा हमारे आपके लिए। चलो, तो अगर हमने अगला ऑर्डर प्लेस किया होता 4, मतलब हमने 2,500 के हिसाब से ना किया होता, हम 4,000 किलो एक बार में मंगा रहे होते, तो क्या होता सर? आप बताते जाना, मैं लिखता जाऊंगा। यानी हम लोग आरओक्यू जो एक बार में खरीद रहे हैं 4,000 किलो, आप ये बताना ऐसे केस में नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने प्लेस करने पड़ेंगे एक साल में? 2.5 ऑर्डर। सर 2.5 ऑर्डर कैसे आएगा सर? बताओ ना सर, बताओ ना, बोलो ना सर। 10,000 किलो पूरे साल में खरीदना है, 4,000 एक बार में खरीदोगे, 10,000 अपॉन 4,000, 2.5। सर एक ऑर्डर को प्लेस करने में जो ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है वो कितनी दी थी आप बताओ? 25 रुपए। तो सर टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 25 रुपए इंटू 2.5 ऑर्डर, 62.5। सर ये तो कमी हो रही है ना, आप ऊपर देखो, आपकी तो ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 आ रही थी। अरे रुको, तो कम आ रही है ऑर्डरिंग, कैरिंग भी तो निकालो तब तो चेक होएगा, पूरे दोनों चीजें चेक होनी चाहिए, दोनों खर्चे हो रहे हैं। सर कैरिंग निकालते हैं। सर कैरिंग हम लोग बताएंगे, तुम लोग बताओ। अच्छा कैसे निकलेगी आप बताओ, क्या करें? 4,000 का आधा, आप समझ गए ना, जितना आप एक बार में खरीदोगे उसका आधा करना है, इंटू सर क्या करना है? 0.08, या सर वो जैसे आप लिख रहे हो 2 का 4%, तो ये आया 1, सही बता रहे हो ना, 160। हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। सर टीपीसी भी बता दो, टोटल परचेज कॉस्ट, वो तो वही रहेगी, और डिस्काउंट तो है नहीं यहाँ पे। पूरे साल में 10,000 इंटू 2, 20,000, दैट मेक्स आवर टोटल ऑफ, अगर हम टोटल करते हैं यहाँ पे 20,222.5 50 पैसे। और सर अगर ऊपर वाले में कर रहे थे तो कितना आ रहा था? 20,000 ये, 100 ये, 20,200। कहां कम है? ईओक्यू, हमेशा याद रखिए ईओक्यू पे ही कम आएगी। कोई और लेवल पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो किस पे कम आएगी? यहां तक कोई डाउट है किसी को? सर रीऑर्डर लेवल फिर से थोड़ा समझा दीजिए। रीऑर्डर लेवल बेटा कुछ नहीं है, अगला ऑर्डर जिस लेवल पे हम प्लेस कर रहे हैं वो है हमारा रीऑर्डर लेवल, और उसका सिंपल बस आप फॉर्मूला दिमाग में रखिए, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ठीक है। हाँ, ये इसमें कोई डाउट किसी को? आरओक्यू कम लेंगे तो भी आपका ये, अगर आप ले लेते हैं, और चलिए चेक कर लेते हैं, आप कोई भी एक आरओक्यू बताइए 2,500 से कम बता दीजिए। 2,000, ठीक है, 2,000 पे करते हैं, कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। देखिए देर किसी बात की नहीं करनी चाहिए, जब मन में शंका हो तो उसको चेक कर लेना चाहिए। मान लीजिए कह रहे हैं कि सर अगर रीऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू से कम होती तो क्या होता? 2,000 किलो होती तो क्या होता? आप बताओ नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने प्लेस करने पड़ते? 5 ऑर्डर सर प्लेस करने पड़ते सर, क्योंकि सर 10,000 किलो है, 2,000 खरीदेंगे तो 5 ऑर्डर, 10,000 अपॉन 2,000। बेटा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होती है एक ऑर्डर की? सर 25 रुपए, 5 ऑर्डर प्लेस करेंगे यानी 125 रुपए। सर टीसीसी कितनी होती टोटल कैरिंग कॉस्ट? 2,000 हम लोग खरीदेंगे, डिवाइड बाई 2 इंटू 2 का 4%, 80। और सर टीपीसी तो वही रहती है, डिस्काउंट तो है नहीं यहाँ पे, 10,000 इंटू 2, 20,000। और सर इसको टोटल करें, 125 और 80 और 20,000, 20,205।
ऊपर वाले में ईओक्यू में देखो तो कमी आ रही होगी, 20,200 आ रही थी, इसमें 205 आ रही है। ठीक है, तो हमेशा ईओक्यू पे जब भी निकालोगे तो आपको अपनी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट बाकियों के मुकाबले कम मिलने वाली है, अगर डिस्काउंट का केस नहीं है तो। एक बात और सुनना, जब ईओक्यू पे आपने टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाली तो कितनी आई थी? ईओक्यू पे, ये मैं आपको दिखाता हूं ना, आपने कौन सा नोट किया है? नहीं 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 नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं, ईओक्यू पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आई थी? 100। और टोटल कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम आई थी, ये इत्तेफाक नहीं था। ईओक्यू पे हमेशा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एज वेल एज टोटल कैरिंग कॉस्ट, बहुत बारीकियां समझा रहा हूं जो जल्दी आपको कहीं मिलती नहीं है, कोई समझाता नहीं है। ईओक्यू पे हमेशा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, पूरी बात को सुनना, आधी बात ना सुनना, आधी बात नहीं सुनी जाती। वो पिक्चर की तरह था ना, कौन सी पिक्चर थी, वो दोनों जन प्लेन उड़ा रहे होते हैं धमाल में, वो कहता है एक रेड बटन दिख रहा है, कह रहा दबा दिया, नहीं दबाना था, तो इसलिए रुक जाओ। ईओक्यू के लेवल पे, केवल ईओक्यू के लेवल पे, केवल ईओक्यू के लेवल पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट सेम होती है। ईओक्यू के लेवल पे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एज वेल एज टोटल कैरिंग कॉस्ट सेम होती है, सब पे सेम नहीं होती। जब आपने देखिए 4000 लिया तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी 62.5 थी और टोटल कैरिंग कॉस्ट 760 थी, सेम नहीं थी। और जब आपने 2000 अभी आपने दिलवाया तो भी आप देखें तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट 125 थी और कैरिंग कॉस्ट 80 थी, सेम नहीं थी। सेम तभी होती है जब ईओक्यू के लेवल पे होती है। तो इससे ये समझ में आया कि कभी अगर ईओक्यू के लेवल पे आपको टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दे और पूछ ले टोटल कैरिंग कॉस्ट, तो इक्वल है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं? फिर से आते इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन को बिल्कुल निचोड़ देंगे, वापिस इधर पे आते हैं। ईओक्यू निकालना था, सब कुछ कर लिया। हमने रॉ मटेरियल सप्लायर से, मेरी बात को ध्यान से सुनना, हमने रॉ मटेरियल सप्लायर से पूछा, हमने कहा हमें 10,000 किलो पूरे साल में खरीदना है, आप कितने रुपए का हमको दोगे? तो उसने कहा लेट से सर हम आपको 2 रुपए पर किलो देंगे। हमने कहा यार 2,500 करके खरीदेंगे, ईओक्यू मेरा 2,500 आया था ना, हमने कहा 2,500 करके खरीदेंगे। कह रहा ठीक है सर 2 रुपए के हिसाब से दे देंगे। हमने नहीं, थोड़ा डिस्काउंट दो ना। हमने कहा थोड़ा, 2 रुपए तो ज्यादा है, डिस्काउंट। कहता नहीं नहीं, हमने अरे दो। कहता अच्छा सर सुनो, अगर आप हमसे 5,000 किलो एक बार में खरीदो, कम से कम एक बार में 5,000 किलो आप हमसे एक बार कम से कम खरीदो, तो हम 2 रुपए की जगह 1 रुपए 90 पैसे लगा देंगे। सुनते जाना पूरी मेरी बात को। हमने कहा फिर से बोलो। हमने कहा हम तो 2,500 खरीदने वाले थे। कह रहा 2,500 खरीदोगे तो 2 ही रुपए का रेट लगेगा, 2,500 करके खरीदोगे तो 2, कम से कम 5,000 खरीदो एक बार में। एक बार में ऑर्डर कितना प्लेस करो? कम से कम 5,000, तभी हमको लगेगा बल्क ऑर्डर में मिला तो हम ठीक है 1 रुपए 90 पैसे लगा देंगे। इतनी बात समझ गए? अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया और एग्जाम में क्वेश्चन कह रहा है कि भैया देखो हमको सप्लायर एक ऑफर दे रहा है कि 5,000 खरीदोगे तो 1 रुपए 90 पैसे लग जाएंगे, और हमसे पूछ रहा है एग्जाम में कि आप बताओ कि उसका ऑफर एक्सेप्ट करें कि ना एक्सेप्ट करें, उसका ऑफर एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट करें। हम करेंगे क्या फिर ऐसे में? हम पहले ईओक्यू निकालेंगे जो आपने निकाला ये 2,500, और ईओक्यू के लेवल पे टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे बिना डिस्काउंट के, क्योंकि अगर 2,500 मंगाएंगे तो 2 ही रुपए के हिसाब से डिस्काउंट है नहीं। और टोटल कॉस्ट भी आपने निकाली ली है, ईओक्यू के लेवल पे टोटल कॉस्ट कितनी निकली है? टोटल कॉस्ट जब मैं बोल रहा हूं तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल परचेज कॉस्ट, ईओक्यू के लेवल पे कितनी निकली थी? 20,200। ऐसे बोलो 20,000, है ना, शर्मा नहीं कोई बात नहीं है, 20,200 20,200 20,200 निकली थी। ईओक्यू के लेवल पे कितनी निकली थी? अब हम निकालेंगे कि अगर 5,000 करके दें तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी पूरे साल की। जिस पे कम आएगी वो काम करेंगे। अगर 5,000 वाले पे कम आई, हमें नहीं पता, हो सकता है कि उस पे कम आए। सर क्यों, आप तो कह रहे हैं हमेशा ईओक्यू पे कम आती? नहीं नहीं, नॉन डिस्काउंट का केस होता तो हमेशा ईओक्यू पे कम आती, बट डिस्काउंट के केस में कभी उस पे भी कम आ सकती है, कभी इस पे भी। तो हम 5,000 पे निकालेंगे, और अगर 5,000 पे पूरे साल की कॉस्ट कम आएगी तीनों जोड़ करके तो 5,000 वाला चुनेंगे, और अगर वो कम आ रही होगी तो वो चुनेंगे। ये तो समझ गए 20,200 जो निकला है। 5,000 पे मैं निकलवा देता हूं। 5,000 पे अगर हम 5,000 करके खरीदेंगे तो साल में कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे? 2। हर ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट तो कितनी रहने वाली है? 25, यानी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इधर आते हैं। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी भाई? आप कह रहे हैं 25 रुपए, और इंटू 2 ऑर्डर समझ गए ना, अगर 5,000 खरीदेंगे 10,000 चाहिए, 50 रुपए। सर टोटल कैरिंग कॉस्ट भी निकालो। आओ, टोटल कैरिंग कॉस्ट। सर आप 5,000 अगर एक बार में खरीदोगे तो 5,000 का आधा करना पड़ता है जितना एक बार में खरीदते हो।
इतनी बात समझ गए ना? 5,000 का आधा क्यों किया है? कैरिंग कॉस्ट में तो आधा कर ही रहते। सर इंटू करो, इंटू क्या इंटू करूं? नहीं, यही रुको, मैं बहुत दूरदर्शी हूं, मैं इसीलिए जगह जगह 0.08 लिख ही नहीं रहा था। ये बाल मैंने डाई में काले नहीं किए, मैं हर जगह, आप देखो मैं बार बार आपसे कह रहा था, मैं तो 2 × 4% लिख रहा हूं। ये धूप में काले हुए हैं, देखिए 2 × 4% लिख रहा, जानबूझ के 0.08 नहीं लिख रहा था। आप समझिए 2 × 4% लिखा है ना, यहां पे भी मैंने 2 × 4% लिखा, मैं जानबूझ के लिख रहा था। सर क्यों? जब 4% कॉस्ट है तो 4% परचेज प्राइस की, तो 2 रुपए का अगर परचेज प्राइस था तो उसका 4% थी। आज परचेज प्राइस 1 रुपए 90 पैसे है, तो उसका 4% होगी। आप समझ गए मेरी बात को? ओके सर, टोटल कैरिंग कॉस्ट विल बी नाउ 1.90 इंटू 4%। ये एक यूनिट की आई, ये पूरा मल्टीप्लाई करके बता रहे हैं, एक यूनिट की बता रहे हो? अरे पूरा, हाँ ठीक है 190 है। नहीं समझ आई मेरी बात? अब आपकी बात नहीं समझ पाए। अभी रुको, भी टोटल परचेज कॉस्ट जोड़नी है, रुक जाइए, ज्यादा तेजी मत भागिए, रुकिए। 3 कॉस्ट जुड़ती हैं। क्या चीज? टोटल परचेज कॉस्ट भी जोड़ दी? अरे हमें तो जोड़ने दो, रुक जाओ यार, तुम हम ही कंफ्यूज कर रहे हो। टोटल परचेज कॉस्ट, टोटल परचेज कॉस्ट पूरे साल में खरीदेंगे 10,000 यूनिट, और अब वो लगाने वाला है 2 रुपए की नहीं, 1 रुपए 90 पैसे की, दैट इज 19,000 की पड़ने वाली। बच्चे कह रहे 1.9 इंटू 10,000, 19,000 की। टोटल करते हैं तीनों का, 19,240। तो अगर उसकी बात मानेंगे तो पूरे साल की जो टोटल कॉस्ट आने वाली है वो ये आने वाली है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। और अगर उसकी बात नहीं मानते, ईओक्यू पे ऑर्डर कर रहे हैं तो कितनी आ रही थी? टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू, एट ईओक्यू, और ऊपर वाली किस पे? एट 5,000 रीऑर्डर क्वांटिटी। यह है 20,200। बताओ क्या करें? ऑर्डर मतलब ऑफर उसका एक्सेप्ट करें कि रिजेक्ट करें? एक्सेप्ट कर लेंगे। आप समझ गए? क्लियर? तो कभी भी अगर डिस्काउंट के साथ दिया हुआ होगा तो अपन क्या करेंगे, डिस्काउंट वाले के लिए निकाल लेंगे कितनी आती है, और यूक्यू पे निकाल लेंगे कितनी आती है, और कंपेयर करेंगे। सर ऐसा है कि हमेशा डिस्काउंट वाली कमाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, ये तो निकालने से पता चलेगा। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं आप घर पे? आप घर पे करेंगे ये क्वेश्चन एक बार फिर से करेंगे क्या घर पे, जिसमें सिर्फ ईओक्यू और वो नहीं निकालना, जितना मैंने करवाया है एक बार सब सोच सोच के करना। और उसके बाद ये क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन इनकम्प्लीट दिया इन्होंने, आप पूरा करना। इसमें एक ईओक्यू पे टोटल कॉस्ट निकालना, और बाकी 2 अलग अलग सिनेरियोज हैं डिस्काउंट के, उस पर निकालना, इनका सॉल्यूशन ना देखना। ठीक है? और नहीं कर पाओगे तो अगली क्लास में कराऊंगा। और ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों की बुक में एक और क्वेश्चन भी ऐसा ही दिया हुआ है डिस्काउंट वाला, उसको भी आप कर लीजिएगा, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इतना आप करके आइएगा। कोई डाउट तो नहीं? आज की क्लास में कुछ पूछना है? कुछ नोट आप करने वाले थे, अब करना हो तो बताइए। बताओ, अब आपको कॉन्फिडेंस है? घर पे एक बार ट्राई करोगे शायद हो जाएगा। चलो ठीक है, थैंक यू।